एंड ऐसी कौन सी वीडियो थी जो वायरल हो गई एकदम? मतलब रातों रात एक दिन में 2.5 लाख फॉलोअर आ गए। एंड ये बताओगे कि कैसे कॉन्फिडेंस आया कि शर्टलेस जाना है? सिंपली अगर आप कैमरे को या पब्लिक को एज अ फ्रेंड देखोगे ना तो कॉन्फिडेंस इन बिल्ड अपने आप आ जाता तो लगता नहीं है मैनिफेस्टेशंस जो करते हैं वो भी हम लक को इंक्रीज करने के लिए करते हैं? एंड जो संदीप माहेश्वरी बोलते हैं वो सही बोलते हैं, आपको लगता है? है। मेरे वो लाइफ के आइडियल है, तो मेरे को सिर्फ एक इंसान से मिलना है, वो संदीप महेश्वरी। आप ये बताओगे कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? आपके हर एक जो रील है वो 1 मिलियन प्लस जा रही है, तो वायरल कुछ हैक है या कुछ फॉर्मूला है? ये रिलेटेबल कंटेंट बनाओ। लव वेंचर पे काफी लोगों ने बोला था कि ये शो के लिए ये एक्टिंग कर रहे हो, ये रिलेशनशिप चलेगा नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर शो के बाद हम साथ क्यों रहते? एंड अभी फुकरा इंसान ने अपना शो भी लॉन्च किया, गेम ऑफ ग्लोरी। आप दिग्विजय सिंह राठी को जानते हो? हाँ, क्यों नहीं जानता। तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी रोडी स्प्लिट्सविला ये सब किया है, तो मुझे वो वाली वाइब आ रही है। एंड आप ये बताओगे कि हर्ष बेनीवाल कैसे लगे, क्योंकि आप पंजाब में खेल रहे थे एंड वो उस टीम को लीड कर रहे थे। ये पूरव झा तो अभी काफी ज्यादा फेमस हो गए हैं, लेकिन फेमस से पहले कैसे थे पूरव झा? अगर उसको एक शब्द में बोलूँ ना, सबसे बड़ा बकचोद आदमी। फैजू कैसे हैं? निखिल एंड अनामिका, इसी के साथ आप जीतते हैं लवेंचर प्यार के वनवास का सबसे पहला सीजन। एंड अगर एल्विश भाई की बात करें, वो ऐसा कोई शो नहीं होता है जिसमें वो जाते हैं और नहीं जीतते हैं। उनका एक रिकॉर्ड रहा है कि भाई जीत के ही आना है। कैसे लगता है वो? काफी ज्यादा लड़कों को लड़कियों को अप्रोच करना नहीं आता, तो आप ये बताओगे कि क्या टिप्स होना चाहिए? हाय गाइस, दिस इज श्यांश गोयल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारे साथ बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट है, वो नन अदर देन निखिल बडेजा हैं। उन्होंने काफ़ी सारे शोज़ किए हैं, आपने उनको देखा होगा, काफ़ी जगह पे देखा होगा। लव वेंचर किया है, जीता भी है। उन्होंने पूरव झा और हर्ष बेनीवाल के साथ भी शो किया था, वो भी जीता है। एंड उनके क्या कहने हैं, वो सोशल मीडिया कंटेंट भी बनाते हैं, 600K प्लस है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप लोग ने उनके प्रैंक्स वगैरह सारे वीडियोज़ देखे होंगे, क्योंकि हर एक वीडियो मिलियन में जाता है। तो आज हम उनसे काफ़ी सारी बात करेंगे। हाय, आप कैसे हो? बढ़िया, आप बताइए भैया। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आप काफ़ी ज़्यादा फेमस हो इंटरनेट पे मिरेकल जेरी के नाम से। जी आप उसके पहले बताओगे कि उसके पहले कैसे जर्नी स्टार्ट हुई थी आपकी? यार, बेसिकली जर्नी गांव से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद शहर आना शुरू हुआ, धीरे धीरे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू हुई। बस फिर वही होता है कि बस जो किस्मत में लिखा होता है वो मिलता है आपको। फिर धीरे धीरे चीज़ें चलती गई, होती गई, शोज़ होते गए, ईसेल होता गया। फिर बस उसने दिया और हमने लिया। एंड ऐसी कौन सी वीडियो थी जो वायरल हो गई एकदम? यार, एक वीडियो थी मेरी। हमने ना इस चीज़ में बहुत स्ट्रगल किया था। हमने सीपी में, कैनाट प्लेस में, मतलब बेसिकली सारा शूट होता था। तो वहाँ पे मेरी एक शर्टलेस वीडियो थी। वो अगर मैं ओवरऑल उसके व्यूज़ काउंट करूँ तो वो ऑन एंड अराउंड 2,500 मिलियन के आसपास होंगे उसके व्यूज़। मतलब मेरे फेसबुक पे 250 मिलियन व्यूज़ थे उसके, और इंस्टा पे बहुत मीम पे जिस पे 70-80 मिलियन एवरेज थे। तो एक वीडियो थी जिसमें मैं शर्टलेस हो रहा था, और वो एक सिग्मा रील थी जिसमें मेरे को एक बंदे ने पुश किया था शटर पे। तो वो बहुत बार हुई, मतलब वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो गई थी कि यार अकाउंट पूरा हाइक पे चला गया था। मतलब रातों रात एक दिन में 2.5 लाख फॉलोअर आ गए थे। एंड ये बताओगे कि कैसे कॉन्फिडेंस आया कि शर्टलेस जाना है, क्योंकि वीडियोज़ में ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। यार, कॉन्फिडेंस ना, देखो मेरे को ऐसा लगता है कि आप अगर सोचते हो कि कैमरे के सामने आप शूट कर रहे हो, सिंपली अगर आप कैमरे को या पब्लिक को एज अ फ्रेंड देखोगे ना तो कॉन्फिडेंस इन बिल्ड अपने आप आ जाता है। बट वो स्टार्टिंग में रहता है कि आपके पास एकदम नहीं आएगा, बट धीरे धीरे आ जाता है। विद प्रैक्टिस वो चीज़ें आसान हो जाती है। स्टार्टिंग में यार हम में भी नहीं था। पहली रील शूट करी तो डर लगता था यार कहीं लड़की पिटाई ना कर दे या पुलिस कंप्लेंट ना कर दे। और यही सिनेरियो मेरे साथ ना फर्स्ट टाइम हुआ था। तो हम लोग फर्स्ट टाइम सरोजनी में शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे एक रिएक्शन वीडियो शूट कर रहा था। तो वहाँ पे पुलिस वालों ने हमें पकड़ा था, और उस पहली वीडियो से हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे। जैसे-तैसे वहाँ से छूटे, ज़्यादा कुछ एलिगेशंस लगी नहीं। फिर वहाँ से एक होता है ना यार, आपके पास फ़ियर हो जाता है कि यार आपने पहली वीडियो में आपको ऐसे टैकल कर लिया। बट ठीक है, फिर उसके बाद चीज़ें हुई, प्रोग्रेस हुई तो सब ठीक हो गया। ऐसा कोई टाइम भी था क्या कि आप अशेम्ड थे या स्कैर्ड थे कि ये क्या कर रहा हूँ मैं? यार आता है बीच-बीच में, कभी-कभी आता है, बट ऐसा उसको हम माइंड पे नहीं देते कि यार शेम है या कुछ है। क्योंकि देखो मैं सिंपली एक बात बोलता हूँ, बहुत लोग हैं, आपको बोलेंगे सबसे ज़्यादा आपकी फैमिली बोलेगी, आपके रिश्तेदार बोलेंगे। बट भाई मेरे लिए सिंपल है, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता।
जिस दिन आप उठ जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे, वही लोग आपके कदम चूमेंगे। ये सिंपल फॉर्मूला है, ये यूनिवर्सल लॉ है। तो लोग जो बोलते हैं बोलने दो, और सबसे ज़्यादा भाई अपने ही बोलेंगे। तो मेरे लिए यही था, वो बोलते हैं बोलने दो, मेरा काम है करने का। बस मैंने अपने काम पे ध्यान दिया, बाकी उसने दिया। एज सिंपल है। एंड कुछ पेनफुल स्ट्रगल भी है क्या जो फेमस लोग होते हैं जो हमें नहीं दिखता? यार देखो, स्ट्रगल सिर्फ मेरी लाइफ में नहीं, सबकी लाइफ में होता है। लोगों को सिर्फ जब फिल्म बन जाती है या कोई मूवी तैयार हो जाती है तब दिखती है। जो मूवी का प्रोसेस होता है वो किसी को नहीं दिखता। तो स्ट्रगल सबकी लाइफ में रहा है यार। हमने बहुत स्ट्रगल सीपी में भी झेला है। हमने वो दिन भी देखे हैं जब हमने पार्ले जी बिस्कुट के साथ मतलब पानी में उसको डिप कर करके खाया, तो वो दिन भी हमने देखे हैं। तो हर तरह के दिन हम, अब जैसे स्पोर्ट्स में, बेसिकली स्पोर्ट्समैन हूँ, तो स्पोर्ट्स में हमारा स्ट्रक्चर रहता था कि आना जाना, ट्रैवलिंग, खाना पीना सबका एक्सपेंस होता था। तो एज अ सिंगल पर्सनैलिटी मेरी हमेशा से एक सेल्फ रिस्पेक्ट रही है कि मैं घर से कभी पैसा नहीं लेता, ना मैंने कभी लिया। जो बचपन में मम्मी पापा ने सपोर्ट किया वो एक अलग चीज़ होती है। बट जब मैं यहाँ गुड़गांव शिफ्ट हुआ था सबसे पहले, तो वहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी कि मैं एक जिम में एज अ ट्रेनर काम करता था, तो वहाँ से कमाता था, उसमें अपना सारा खर्चा देखना। तो वहाँ से फिर वो स्ट्रगल की शुरुआत हुई थी। देन एक थॉट था माइंड में कि यार फेमस होना है, तो क्या ऐसा किया जाए, क्योंकि आज ना आपके पास वो है कि कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो आप, या खुद प्रोडक्ट हो या प्रोडक्ट बना लो, जब तक आपके पास मार्केटिंग नहीं है आप कुछ नहीं हो। तो वही बस माइंडसेट था कि यार कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि आपके कनेक्शंस बनने बिल्ड हो। तो फिर वो हाथ पैर मारते गए, तब एक समझ आया कि यार सोशल मीडिया एक सबसे ईजी वे है जहाँ से आप कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हो। और शायद मेरे को ऐसा लगता है कि लोग ना बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं सोशल मीडिया को। आजकल ज़्यादातर लोग क्या हो रहे हैं ना, सो कॉल्ड पेरेंट्स से बोलते हैं कि आप यूपीएससी कर लो, आप एम ये कर लो, वो कर लो। तो भाई ये सब मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ना पुराने टाइम की चीज़ें हैं, जो पहले चलता आ रहा था आज भी वही चल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप टाइम के साथ अपग्रेड नहीं होते तो वो वेस्ट है। और वो पेरेंट्स, मतलब बच्चों से पहले ना पेरेंट्स को समझना चाहिए कि यार यूपीएससी आप कर रहे हो, मतलब आप एक रेशो देखो कि 2 लाख बच्चों में से सिर्फ 20 से 25 बच्चे हो रहे हैं। वो भी सिर्फ वही बच्चे होंगे जो बहुत डाई हार्ड करना चाहते हैं कि भाई मेरे को यूपीएससी खुद से करना है। और पेरेंट्स का क्या होता है, बच्चों का मन भी नहीं है वो तब भी कराते हैं। तो मैं यही बोलता हूँ कि यार जितना आप उस पे इन्वेस्ट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, अगर उतना आप किसी ऐसी आप ग्रोइंग फील्ड पे इन्वेस्ट करोगे जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, या अब आप देखते हो कि चैट जीपीटी आ गया, एआई आ गया, उन चीज़ों पे करोगे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर है। अगर मेरे को आज भी ऐसा लगता है कि अगर मैंने सोशल मीडिया पे पहले 5 साल पहले आया होता तो आज मैं शायद बिलियनियर भी होता। क्योंकि सोशल मीडिया शायद आपको इतना कमा के दे देगा ना, आप यूपीएससी में 10 साल भी कर लोगे ना, और सोशल मीडिया आप 6 महीना भी कर लोगे, आप बराबर इनकम कमाओगे। तो मेरे अकॉर्डिंग कोई बेनिफिट नहीं है कि आप उस साइड जाते हो, पढ़ो साइड बाय साइड करो। बट भाई देखो, मैं एक चीज़ बोल दूंगा क्लियर कट, पेरेंट्स फोर्स करते ही है, हर बच्चे को करते हैं, क्योंकि उनके माइंड में एक सिक्योरिटी होती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के नौकरी करे। क्योंकि जो कहते हैं ना कि अंग्रेजों ने माइंडसेट बना दिया गुलामी वाला, वही माइंडसेट आज भी है। तो अगर आपको खुद कुछ बड़ा करना है ना, तो आपको ज़िद्दी बनना पड़ेगा। अगर आप ज़िद्दी नहीं हो तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। पहली ज़िद चाहिए, उसके बाद आग चाहिए, उसके बाद कंसिस्टेंसी चाहिए। सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, किसी का बाप नहीं रोक सकता। ये सिंपल साइंस है सक्सेसफुल होने की। बहुत लोग बोलते हैं कि यार मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। भाई हमारे भी पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे। मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लोगों ने इतना क्रिटिसाइज़ किया, फैमिली ने क्रिटिसाइज़ किया, सब लोगों ने किया। बट मेरा एक क्लियर कट रूल था कि भाई करना है, करना है, करना है, ख़त्म। फिर वो क्या होता है ना, चीज़ें जब आप करते हो तो पेरेंट्स को भी ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है कि यार हाँ मेरा बच्चा कर रहा है। तो फिर वो खुद आपको चीज़ें सौंप देते हैं कि यार तू कर ले जो तेरे को करना है। तो प्रोसेस पे बिलीव करो और बस ज़िद्दी बन जाओ, सिंपल। आपके लाइफ में कोई लोएस्ट पॉइंट था? यार लोएस्ट पॉइंट नहीं बोल सकता, बट टर्निंग पॉइंट बोल सकता हूँ। इन 2021 मेरा ना सबसे मेन था कि मैं ना फिटनेस इंडस्ट्री से हूँ, तो मैंने एक सप्लीमेंट स्टोर ओपन किया था। तो उसके विदिन 2 मंथ मेरा ना ये पूरा हाथ टूट गया था। मतलब मैं सप्लीमेंट डिलीवर करने जा रहा था, तो आप मानोगे नहीं, 80 की स्पीड में बाइक चल रही है, और उस दिन बाइक के ना ब्रेक बहुत मतलब लाइट थे, तो वो ब्रेक नहीं लगे, और एक गाड़ी से जाके ना मैं टकरा गया। और जैसे ही मैं टकराया तो मैंने उसको साइड करा था ताकि गाड़ी को लगे ना, तो बचाने के चक्कर में मैं एक ना, आपने देखा होगा ट्रैक्टर होता है, तो ट्रैक्टर का एक टायर के ऊपर ट्रॉली होती है इस शेप में। तो कुछ ट्रॉली ऐसी होती है जिसके अंदर गैप होता है और किसी के अंदर गैप नहीं होता। तो मेरा राइट हैंड ना और हैंडल के साथ जाके वो सीधा फंस गया। तो वो ऐसी कंडीशन थी, अगर वो एक हल्का सा भी जर्क देता ना ट्रैक्टर,
तो मेरा हाथ ही अलग हो जाता। वो मोमेंट ऐसा था कि यहाँ से ना मेरा, आप देखोगे पूरे यहाँ से स्टिचेज़ हैं और यहाँ से पूरा फटा हुआ है। तो वो हड्डी फट के पूरी बाहर आ गई थी। तो उस बोन को मैंने खुद अपने हाथ से अंदर डाला। मेरे फिर वहाँ से 4 ऑपरेशन हुए और मेरे को आज भी वो मोमेंट याद है जब मैं ऑपरेशन थिएटर में था, तो डॉक्टर ने ना मेरे से एक चीज़ पूछी थी कि बेटा आप करते क्या हो? तो मैंने सिंपली बोला कि मैं नेशनल एथलीट हूँ, मैं कबड्डी खेलता हूँ और मेरा सपना है कि मेरे को इंडिया को रिप्रेज़ेंट करना है। तो उन्होंने, मतलब एक होता है ना फुसफुसाने के तरीके से या उनके फेस एक्सप्रेशन से पता लग गया था कि वो कहीं न कहीं डाउटफुल सिचुएशन में, कि ये मुश्किल है। तो उन्होंने मेरे को क्लियरली बस एक ये बोला कि बेटा आप कभी ना हैवी वेट लिफ्ट नहीं कर पाओगे। तो मुझे नहीं पता क्या है, क्या नहीं था उस टाइम पे, बट एक अंदर से ना बहुत मोटिवेशन था, क्योंकि इंडिया रिप्रेज़ेंट करना है और कहीं न कहीं मेरे ड्रीम्स थे कि यार मेरे को रियलिटी शोज़ करना है, जैसे रोडीज़ करना है, बिग बॉस करना है। तो बस मैंने उनको एक ही बात बोली कि यार आप ना, आप अपना बेस्ट दो, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं 1 साल के अंदर ना इस हाथ को क्या, मतलब मैं बहुत कुछ सही कर दूँगा। मतलब हाथ ठीक करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ऑपरेशन बेस्ट करो। और आज भी मेरे को याद है जब मेरा ऑपरेशन हुआ, तो 2 दिन मैं वहाँ एडमिट रहा था। नेक्स्ट डे तक ना मेरा ये थंब काम नहीं कर रहा था। तो बिल्कुल पैरालाइज़ सा हो गया था। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि भाई मेरा काम नहीं कर रहा। तो मेरा एक ऑपरेशन यहाँ हुआ। तो उसमें क्या होता है ना, कुछ नर्व्स होती है जो आपकी कनेक्ट नहीं होती है, कुछ भी होता है मेरे को नहीं पता। वो नर्वस सिस्टम से आपका कनेक्शन होता है। तो वो जो ऑपरेशन था वो भी अनसक्सेसफुल हुआ। 2 मेरे बैक टू बैक ऑपरेशन हुए। उसके बाद तीसरा ऑपरेशन हुआ, तब जाके मैं कंप्लीट क्योर हुआ। तो जब, मतलब मेरा ऑपरेशन पूरा हो गया था, तो मेरे उसके 4 महीने तक मतलब कोई रिकवरी कुछ नहीं है। मतलब ऐसा था कि अगर ये ग्लास भी रखा है ना, तो मैं इस ग्लास को भी उठा नहीं पा रहा था। ऐसा सीन था। तब मेरे को, मैं रिसर्च करना शुरू किया, क्योंकि मैं भाई यही मानता हूँ, अगर आपकी लाइफ में अगर कोई डाई हार्ड, मतलब एक होता है ना बर्निंग पर्पस है कि आपको कुछ करना है, तो हर चीज़ अपने आप हो जाएगी। आपको मतलब आइडिया भी नहीं लगेगा चीज़ें कैसे हो रही है, बस हो जाएगा। क्योंकि माइंड का ना एक ही मैकेनिज़्म है, माइंड ना एक दिन में बहुत सारे थॉट सोचता है। तो उसे अगर वन पॉइंटेड होना है ना, तो कुछ एक ऐसा ऐसा पावरफुल थॉट चाहिए कि माइंड अपने आप वन पॉइंटेड हो जाए। तो बस वहाँ पे एक ही थॉट था कि सबसे पहले ठीक होना है, उसके बाद कुछ है। क्योंकि ना मैं फिज़िकली कर पा रहा था, मैं मेंटली कर पा रहा था। तब जाके ना मेरे को एक विजुअलाइज़ेशन टर्म समझ आई। तो वहाँ मेरे को समझ आया यार विजुअलाइज़ेशन की क्या पावर है। मतलब मैंने सेशंस लेने स्टार्ट किए यूट्यूब पे, या खुद सेल्फ स्टडी करना शुरू किया, तब मेरे को जाके समझ आया कि यार विजुअलाइज़ेशन एग्ज़ैक्टली होता क्या है। तो वहाँ पे बस मैं एक ही एक्टिविटी परफ़ॉर्म करता था, रात को सोने से पहले हर दिन 30 मिनट तक मैंने सेम रूटीन 6 महीने तक फ़ॉलो किया, कि बस मैं आँख बंद करके विजुअलाइज़ कर रहा हूँ कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं कबड्डी खेल रहा हूँ, मैं टैकल कर रहा हूँ, मैं वेट लिफ्ट कर रहा हूँ। और सडन मेरे को नहीं पता ऐसा क्या होता है, सिर्फ़ 1 महीने के बाद, मतलब अगर मैं 6 महीने की रिकवरी उठाऊँ और सिर्फ़ 1 महीने की रिकवरी उठाऊँ तो बराबर थी। ऑनेस्टली कोई मेडिकेशन या फिज़ियोथेरेपी कुछ काम नहीं आई, जो वो सिर्फ़ विजुअलाइज़ेशन ने काम किया। इतना मैजिकल रिज़ल्ट आया ना उसके बाद, मतलब इमेंस था भाई। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको कोई बिलीफ है ना कि मैं ये कर सकता हूँ, या आपका कोई ड्रीम है, उस ड्रीम को रियलिटी बनाने से पहले ना आप अपने माइंड में रियलिटी बना लो कि मैं कर चुका हूँ या मैं कर रहा हूँ। अगर आपके सबकॉन्शियस को जब तक बिलीव नहीं होगा ना, वो अंदर से सबकॉन्शियस एक्शंस नहीं लेगा। आपके बहुत लोग क्या होते हैं ना, सोचते हैं कि मेरे को ये अचीव करना है, मेरे को वो अचीव करना है, बट वो कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि उन्हें पता है वो सपना अचीव करना है उन्हें, बट उनके सबकॉन्शियस को नहीं पता। सबकॉन्शियस को सिर्फ़ इतना पता है कि मेरा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, मुझे ज़िंदा रहना है। जब तक आप उसे बिलीव नहीं कराओगे ना कि भाई कुछ है ऐसा इम्पोर्टेंट, सर्वाइवल से भी इम्पोर्टेंट कुछ है, जो मुझे करना है, जिससे मेरी ज़िंदगी बनती है या खराब होती है। मेक इट और ब्रेक इट वाला रूल रखो। तो मेरा वही सीन है भाई। मेक इट, मतलब मेक इट या ब्रेक इट वाला। अगर आप या तो किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो, मतलब उसके पीछे पागल हो जाओ, आपको ना रात दिखे ना दिन दिखे, बस एक फ्लो में जाके इस तरीके से काम करो ना कि वो अपने आप ही अचीव हो जाएगा भाई। और हर दिन ना आप एक, कोई अगर आप, जैसे कोई भी देख रहा होगा, तो आप ना मैनिफेस्टेशन स्टडी करो जितना हो सकता है, या विजुअलाइज़ेशन स्टडी करो। आपको एग्ज़ैक्टली समझ आएगा कि जितना हम फिज़िकली किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं ना, कोई एक स्किल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सेम अगर हम उतनी ही रेपिटेशन माइंड में करें ना, कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कवर ड्राइव की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने 100 बार कवर ड्राइव मारी, अगर मैं 100 बार माइंड में भी कवर ड्राइव मार रहा हूँ ना, तो वो इक्वल है। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूनिवर्स कह रहा है भाई। तो इतनी बड़ी पावर है विजुअलाइज़ेशन में। मैं ये कहीं से सुन के या कोई किताबें पढ़ के या यूट्यूब देख के नहीं बोल रहा, ये मेरा पर्सनल लाइफ़ का एक्सपीरियंस है, जिस एक चीज़ की वज़ह से आज मैं अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ अचीव कर चुका हूँ।
So visualization and manifestation is a real king to key success. That's all. आपने मैनिफेस्टेशन कैसे स्टार्ट किया? भाई मैंने विजुअलाइजेशन स्टडी किया था, तो वहाँ से मेरे को समझ आने लगा। उस टाइम पे कोई इतनी नॉलेज नहीं होती थी कि विजुअलाइजेशन क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है या कुछ भी। बस मैं स्टडी करता जा रहा था और स्टार्टिंग फेज में ना मेरे को इतना समझ आ गया था कि विजुअलाइजेशन यानी कि माइंड में विजुअलाइज करना चीज़ों को जो आप चाहते हो। तो बस मैं एक प्रैक्टिस फॉलो करता गया कि हर रात को 30 मिनट पहले बस मैं ये माइंड में कर रहा था कि मेरा हाथ जो टूटा है ना, ऑपरेशन हुआ, वो ठीक हो रहा है। मैं अपनी कबड्डी खेल पा रहा हूँ, मैं वेट लिफ्ट कर पा रहा हूँ, मैं 200 केजी की डेड लिफ्ट मार रहा हूँ, क्योंकि उसके 6 महीने बाद मेरा नेशनल कॉम्पिटिशन था। तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि पावर लिफ्टिंग एक टूटे हाथ से कोई जीत सकता है, जहाँ लोग एनाबॉलिक्स के साथ आते हैं। मैंने करेक्ट ऑपरेशन के 1.5 साल बाद नेशनल पावर लिफ्टिंग गोल्ड जीता, जो शायद कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। और ये जब मैं डॉक्टर के पास गया ना, क्योंकि हर 1 साल बाद मेरे को जाना होता था दिखाने, तो वो खुद हैरान थे। वो बोल रहे थे कि ये हो ही नहीं सकता पॉसिबल, क्योंकि इतना बड़ा डैमेज था ना हाथ का कि जो मेरी 2 बोन्स थी ना, ये रेडियल या अल्ना 2 बोन्स होती हैं कुछ, तो वो दोनों ना ऐसे एक जैसे लकड़ी टूटती है वैसे टूट के पीसीज में हो गई थी। मतलब एक बोन के 4 पीस हो गए थे। तो उसको जुड़ने में ही एटलीस्ट 1 से 1.5 साल जाता है। तो मैं खुद भी हैरान था कि वो सिर्फ और सिर्फ अगर पॉसिबल हो पाया तो विजुअलाइजेशन की वजह से। तो मैं हमेशा से ये बिलीव करता हूँ कि भाई जो आप सपने लेके बैठे हो ना कि मुझे ये अचीव करना है, पहले आप उसे माइंड में अचीव करो कि मैं ये ऑलरेडी कर चुका हूँ। उसके बाद देखो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सब चीज़ एफर्टलेस हो जाएगी। आपका माइंड आपको सपनों के पीछे अपने आप भगाएगा। आप कभी भी ना नोटिस करना, आप सिर्फ एक पेन पेपर पे लिख के कहीं लगा देना कि मेरे को 10 लाख रुपए कमाने हैं। आप कुछ मत करना, सिर्फ बैठे रहना और हर दिन ना माइंड में बस उसको विजुअलाइज करना या रिमाइंड करना, कुछ भी करना। हर दिन ना वो रेपिटेटिव माइंड में आना चाहिए कि मेरे को 10 लाख कमाने हैं। फिर आप देखना, आप नोटिस करोगे कि आप कुछ भी नहीं करोगे ना, माइंड अपने आप रास्ते दिखाएगा कि यार आप हर चीज़ को ना उससे कनेक्ट करने जाओगे कि यार पैसा कैसे कमाऊँ, पैसा कैसे कमाऊँ, पैसा कैसे कमाऊँ। तो वो माइंड का तरीका है। जब आप एक पावरफुल थॉट माइंड को देते हो तो माइंड अपने आप उसके पीछे भागता है। बस यही विजुअलाइजेशन है, बस करो। और किसी को सीखना है तो यूट्यूब भी है, बुक्स भी हैं, बहुत चीज़ें आप जाके सीखो। आप कौन सा बुक्स फॉलो किए थे? मैंने तो भाई मल्टीपल्स बुक्स पढ़ी हैं, सीक्रेट भी पढ़ी थी, बहुत बुक्स पढ़ी है। बेसिकली मैंने यूट्यूब से सीखा है। संदीप माहेश्वरी को भी स्टडी किया, बहुत लोगों को मैंने स्टडी किया था। विजुअलाइजेशन कुछ ऐसा है ही नहीं कि मैंने कहीं एक जगह से पर्टिकुलर सीखा हो। मैंने पूरा उसका चट्टा-वट्टा सब पढ़ लिया भाई, विजुअलाइजेशन। एंड जो संदीप माहेश्वरी बोलते हैं वो सही बोलते हैं, आपको लगता है? भाई देखो, रियलिटी हमने उनको सामने से नहीं देखा, किसी भी इंसान ने उन्हें सामने से नहीं देखा, बट एज अ पर्सन मैं बता सकता हूँ, आपको इतनी समझ आ जाती है इस एज में आके क्या सही है क्या गलत है। संदीप माहेश्वरी मेरे अकॉर्डिंग, मैं औरों का परसेप्शन नहीं बोल रहा, मेरे अकॉर्डिंग वो परफेक्ट इंसान है। मेरे वो लाइफ के आइडियल हैं। मैं कभी नहीं बोलता कि मेरे को भाई किसी इंसान से मिलना है। अगर मैं लाइफ में सक्सेसफुल होता हूँ तो मेरे को सिर्फ एक इंसान से मिलना है, वो संदीप माहेश्वरी, एंड सेकंड इज़ विराट कोहली। क्योंकि 2 इंसान ने मेरी लाइफ को पूरा ड्रास्टिकली चेंज किया। क्योंकि मैं संदीप माहेश्वरी का कोई एक दिन नहीं जाता जब मैं उनके कोई वीडियोस नहीं देखता। उन्होंने मेरी लाइफ को लेके ना पूरा नज़रिया ही बदल दिया कि हर चीज़ मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी सीखी है ना, वो संदीप माहेश्वरी की वजह से। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ ये बात। वो एक ऐसा इंसान है, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, आपको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, इवन मैं खुद के बारे में बोलूँगा तो मैं कंटेंट बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? मैं आप लोगों के लिए नहीं बना रहा कि आप लोगों को मैं खुश कर सकूँ या कुछ कर सकूँ, वो एक अलग पॉइंट है। भाई मेरे को एंटरटेनमेंट देना है। मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मेरा सेल्फिश मोटिव है कि भाई मेरे को फेम चाहिए, मेरे को मनी चाहिए, वो मेरे को इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के थ्रू मिल रहा है, एज़ सिंपल एज़ दैट। बट संदीप माहेश्वरी एक ऐसा इंसान है जो फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर चुका है। वो अब मतलब अपने से ऊपर उठ चुका है, वो एनलाइटमेंट बोलते हैं ना, वो उसको भी अचीव कर चुका है। तो अब वो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सबसे बड़ी चीज़ ये है ना, वो अनफ़िल्टर्ड है। मतलब कुछ भी सेल्फ को रख के नहीं ले रहा। मतलब अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ तो कहीं न कहीं मेरा उसमें सेल्फिश मोटिव होगा। मैं तब आपको बता रहा हूँ। बट वो ऐसा इंसान नहीं है, वो सब चीज़ ना सेल्फलेस बताएगा। अगर आपने उससे पूछा तो वो एज़ इट इज़ बताएगा, कुछ फ़िल्टर रख के नहीं बताएगा कि भाई मेरा फ़ायदा हो, मैं उस पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को बताऊँ। तो मैं इसलिए संदीप माहेश्वरी को सुनता हूँ। एंड विराट कोहली में क्या पसंद है आपको? भाई विराट कोहली की एक चीज़ है, वो डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा उसमें है, एंड सेकंड जो उसका एग्रेशन या डोमिनेंस है ना फील्ड पे, मतलब मैं बहुत रिलेट करता हूँ कि मेरी सेम पर्सनैलिटी वैसे है। कोई भी रियलिटी शो हो या कुछ भी हो, मतलब मेरे अंदर ना हमेशा से एक वो रही है कि भाई मैं सिंगल हैंडेडली हर काम कर सकता हूँ। मतलब अगर सामने टीम है ना तो मेरे को पता है कि डोमिनेट कैसे करना है, सामने वाले को मतलब हराना कैसे है, अपना बेस्ट कैसे देना, जो उसकी होती है ना
फील्ड पे डोमिनेट करने की पर्सनैलिटी, विराट कोहली की वो बेस्ट चीज़ मेरे को लगती है एज़ अ पर्सन। और मैं वही बिलीव करता हूँ यार कि मेरे में वो चीज़ आ सके, क्योंकि वो बहुत सही पर्सनैलिटी है। उससे ना आप बहुत चीज़ें लाइफ में जल्दी अचीव करोगे। तो आप ये बताओगे कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? आपके हर एक जो रील है वो 1 मिलियन प्लस जा रही है, तो वायरल कुछ हैक है या कुछ फॉर्मूला है? यार देखो, सिंपली अगर मैं बहुत शॉर्ट में बताऊँ, ये बहुत लॉन्ग टॉपिक है, बट अगर शॉर्ट में बताऊँगा तो आपने हर जगह घूम-घुमा के वही चीज़ सुनी होगी कि रिलेटेबल कंटेंट बनाओ। मैं सिंपल बोलता हूँ, ना एडिटिंग मैटर करती है। कभी ये मत सोचो कि मैं परफेक्ट स्टार्ट करूँगा, बस स्टार्ट करो। मैं भी ना पता है प्लान करता था पहले कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, और मैंने हमेशा नोटिस करा है जो मैंने प्लान किया वो कभी भी नहीं हुआ। जब आप शूट के टाइम पे जाओगे, आप आउटसाइड शूट कर रहे हो, इंडोर शूट कर रहे हो, हमेशा कुछ ना कुछ अलग ही शूट होगा। रैंडम कुछ दिमाग में आएगा या कुछ होगा। बस आप ना एक नोटबुक, पेन, पेपर लिखो और अपने डे टू डे लाइफ़ को ना एडमायर करो कि हम दिन में क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं। जैसे बैक बेंचर एक रिलेटेबल टॉपिक है, दोस्त दोस्त को गाली देता है वो रिलेटेबल टॉपिक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लड़ाई होती है वो रिलेटेबल टॉपिक है, आपने माँ को कुछ ला के दिया वो रिलेटेबल टॉपिक है। हर वो चीज़ बनाओ जिससे, मान लो मैं कुछ कंटेंट बना रहा हूँ तो आप रिलेट कर पाओ। अगर आप रिलेट कर रहे हो तो वो शेयर होगा, उसका वॉच टाइम आएगा। यूट्यूब हो, वो सबसे ज़्यादा चलता है लाइक्स और वॉच टाइम पे। अगर आप इंस्टाग्राम देखते हो तो सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम चलता है शेयर्स पर। शेयर और वॉच टाइम, ये 2 की है। कमेंट्स भी इतना मैटर नहीं करेगा, लाइक्स भी इतना मैटर नहीं करेगा। तो सिंपली फॉर्मूला यही है कि आप स्क्रिप्ट अपनी स्ट्रॉन्ग रखो। स्क्रिप्टिंग आप किसी से करा भी सकते हो, आजकल चैट जीपीटी आप उससे भी करा सकते हो, बट मेरे लिए मैंने आज तक किसी का यूज़ नहीं किया। मैंने हमेशा ऑन द स्पॉट स्क्रिप्ट्स बनाई है, या मैं अपना ना स्क्रिप्ट माइंड में कैसे बना लेता हूँ, मैं उसकी एक ट्रिक बताता हूँ आपको। बस आपके पास ना रिलेटेबल टॉपिक्स होने चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सड़क का मुद्दा उठा लो, कि भाई सड़क बन रही है नहीं बन रही, बीजेपी कांग्रेस का उठा लो, रिलेटेबल टॉपिक है, इसके अराउंड आप कुछ भी बना दो वो वायरल होगा। रिलेटेबल टॉपिक है। डे टू डे लाइफ में कुछ भी ऐसा कंटेंट होगा ना जो रिलेटेबल, आप रिलेट कर सकते हो, उसके अराउंड आप कुछ भी बना दो वो वायरल होगा ही होगा। बस मैंने यही चीज़ें समझी हैं। और अगर किसी को कंटेंट क्रिएशन में और अच्छा करना है ना, तो साइकोलॉजी सीखो, ह्यूमन बिहेवियर सीखो, उससे बहुत चीज़ें आसान होगी। आपको एग्जैक्टली समझ आएगा यार इंसान का दिमाग काम कैसे करता है। आपको वहाँ से आइडिया मिलेगा कि यार सामने वाला ये सोचता है या मैं ऐसे सोचता हूँ। तो आप उस अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट बना सकते हो, उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना के आप सामने वाले को डिलीवर कर सकते हो। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ आपको, बड़े लेवल पे इंडिया में वायरल होना है या वर्ल्ड में वायरल होना है ना, सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत जल्दी हो सकते हो। बस कुछ ऐसा बना दो जो आज से पहले किसी ने ना किया हो, यूनिक हो, और उसकी मार्केट में डिमांड है बट सप्लाई देने वाले कम है। या फिर वो इतना यूनिक हो जो आज से पहले किसी ने किया ही ना हो। और किसी प्रोडक्ट को अगर आप बना रहे हो ना, तो ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करना जिसमें मार्केटिंग गैप हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आप कोलगेट की बात करोगे, अब जैसे मेरे माउथ पे आया कोलगेट, कोलगेट एक ब्रांड है, वो टूथपेस्ट नहीं है, कोलगेट एक ब्रांड है। तो कोलगेट ने वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया टूथपेस्ट का। तो अगर आप ऐसी फील्ड में जा रहे हो जो ऑलरेडी जिसमें ब्रांड एस्टैब्लिश्ड है अच्छी खासी, तो आप सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। आप ऐसी नीश को आइडेंटिफ़ाई करो जिसमें कोई ब्रांड ही नहीं है, बड़ी ब्रांड नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मखाना है, प्रोडक्ट एक मैं लेता हूँ, उसमें इंडिया में अभी कोई बड़ी ब्रांड आप जानते हो? नहीं है ना। कोलगेट में आप जानते हो, स्कूटी में आप जानते हो, बाइक में आप जानते हो, कार में आप जानते हो, बट मखाना में नहीं जानते। आप शिलाजीत में जानते हो कुछ ब्रांड्स। हर चीज़ में कुछ ना कुछ है, बट ऐसी चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करना जिसमें कोई बड़ी ब्रांड एस्टैब्लिश नहीं है, जिसने अभी वो ऑक्यूपाई नहीं किया नाम, अगर आप उसको बनाओगे तो आप सक्सेसफुल हो। एंड कंटेंट में आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग या हेट भी मिला होगा, क्योंकि आपने स्ट्रीट चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा की है। यार सबसे बड़ा ना हमारे लिए चैलेंज यही होता है, क्योंकि पहला चैलेंज ये होता है कि शूट करना। क्योंकि शूट के टाइम पे बहुत लोग क्या करते हैं कि, मतलब होता है ना कि पुलिस भी आपको बोलती है, लोग भी आपको हेट रेट देते हैं कि आप कैसा कंटेंट बना रहे हो, ये बना रहे हो, वो बना रहे हो। उसके बाद फिर आप पोस्ट करते हो, वो चीज़ें वायरल होना शुरू होती है, तो फिर फैमिली से आता है कि यार आप ये क्या कर रहे हो। फिर आपको सोसाइटी से आता है कि भाई इस तरह का कंटेंट मत बनाओ, कमेंट्स आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं। बट भाई मेरे को आप एज़ अ मेरे पर्सपेक्टिव से समझो ना, मैं क्या बना रहा हूँ और क्यों बना रहा हूँ। मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सामने वाला वो देख रहा है। आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो क्योंकि सामने वाला खरीद रहा है, आप वही प्रोडक्ट बनाओगे ना। भाई सामने वाला देख रहा है तो मैं सिंपली वही बनाऊँगा ना। अब लोगों को, किसी को पसंद आ रहा है, किसी को पसंद नहीं आ रहा, वो मेरा मैटर थोड़ी है। वो हर एक का, इंसान का परसेप्शन अलग है ना, नज़रिया सबका अलग है।
कोई वो अच्छे तरीके से देख रहा है, कोई गलत तरीके से देख रहा है। इसमें हेट्रेड भाई बहुत मिलती है आपको, लोग इतने कमेंट्स करते हैं। इवन हमारे पास फेक मेल्स आते हैं कि पुलिस कंप्लेंट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो करना है करो। मेरा क्लियर, ना मैं मेल्स देखता ना मैं कमेंट्स पढ़ता। अगर आपको सोशल मीडिया में सक्सेसफुल होना है तो आपको इन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा कि लोग क्या कहते हैं। सोशल मीडिया में सबसे बड़ी चीज़, स्किल अगर कुछ है तो वो यही है, अगर आपको बड़े लेवल पे जाना है। नहीं तो क्या होगा ना, एक टाइम आप स्टेगनेंट हो जाओगे कि यार लोग बोल रहे हैं, सोसाइटी बोल रही है, फैमिली बोल रही है, फिर आप फँस जाओगे कि यार चल छोड़, ये नहीं करता, अपना माइंड बदल लोगे। बट भाई मेरे केस में नहीं है, मेरा माइंडसेट बहुत क्लियर है, अगर मेरे को कुछ करना है तो करना है, फिर मुझे किसी का बाप नहीं रोक सकता। बस खत्म। काफ़ी लोगों ने आपको क्रिंज भी बोला होगा। भाई क्रिंज भी बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, बट यार आप एक बात समझो ना, वही लोग आपको जब सामने से मिलते हैं तो आपको अप्रिशिएट करते हैं। अब मैं आज बाहर निकलूंगा तो मेरे को 100 लोग मिलेंगे, 100 नहीं मिलेंगे, एटलीस्ट 10 लोग मिलेंगे कि निखिल भाई मैंने आपका शो देखा है, आपकी वीडियोस देखी, आप मेरे फोटो खिंचवाओगे, तो वो अप्रिशिएशन मिलता है ना भाई। अगर हम गलत होते तो आप क्यों अप्रिशिएट करते हैं हमें? वो भी तो फैक्टर देखो ना आप। यार लोगों का काम है भाई बोलना, हम तो चाहते हैं ना बोले। मैं तो खुद बोलता हूँ, ये मेरी सबसे वायरल ट्रिक यही है कि मैं कंटेंट कंट्रोवर्शियल बनाता हूँ। कंट्रोवर्शियल कंटेंट बनाओ, लोग कमेंट्स करेंगे, खत्म बात, आपकी आ गई एंगेजमेंट। एंगेजमेंट आप कैसे ला सकते हो, वो आपको खेल आना चाहिए। ये ट्रिक्स अगर आपको समझ आ गई ना एक बार, और ज़्यादा नहीं भाई, 3 महीना आप यूट्यूब, इंस्टा किसी पे भी काम करोगे ना, कोई भी इंसान काम करेगा, वो समझ जाएगा। एंड आप ये बताओगे कि लव वेंचर में काम किया था, तो वो जर्नी कैसी थी, कैसे मिला आपको ये? यार लवेंचर का सीन बहुत बहुत क्रेजी था। मतलब लवेंचर का सीन ऐसे था कि पहले मेरे पास कास्टिंग का कॉल आता है कि हम एक शो ला रहे हैं लवेंचर करके, तो आप इसके ऑडिशंस या देना चाहोगे या करना चाहोगे? तो मैंने कहा, मतलब स्टार्टिंग में मैं ऑनेस्टली मैं इंटरेस्टेड नहीं था इस शो के लिए, क्योंकि बेसिकली कपल शो था और मैंने आज तक जो भी इससे पहले कैलाशी केसल किया था वो भी मैंने जीता था, तो वो भी इंडिविजुअल शो था, तो कपल शो था। फिर कहीं न कहीं क्या होता है ना, जब कपल शोज़ करते हो तो आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि रिलेशनशिप शोज़ में जाने के बाद कहीं न कहीं ख़राब होते हैं। क्योंकि एक शो में जाने के बाद ना, आप जो लाइफ़ में टफ़ेस्ट सिचुएशन होती है वो एग्ज़ैक्टली आप फ़ेस करते हो। सर्वाइवल्स भी होते हैं, हर तरह की सिचुएशंस होती है, तो उससे ना आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग भी होता है, मेक इट और ब्रेक इट वाला रूल होता है। तो कहीं न कहीं डाउट था, तो मैंने कुछ टाइम तो होल्ड पे रखा कि भाई मैं करूँगा या नहीं करूँगा। बट फिर मेरे को अनामिका ने भी बोला कि कर लेते हैं, क्योंकि उसका भी पहला रियलिटी शो था। फिर मैंने बात भी करी कास्टिंग वालों से जो हमारे सर हैं। तो मैंने उनसे बात करा, तो उन्होंने मेरे को पहले डिटेल्स नहीं बताई। जब उन्होंने डिटेल्स बताई कि एक एडवेंचर शो है, प्यार का वनवास ये थीम है, तब मैंने डिसाइड किया कि हाँ चलते हैं, इसके ऑडिशंस देते हैं। ऑडिशन दिया, पहला ऑडिशन, दूसरा ऑडिशन, राउंड्स होते हैं इनमें। तो हमने 4 राउंड्स दिए, 4 राउंड्स क्लियर के बाद 4 राउंड क्लियर हुए, 5वें राउंड में फिर हम सिलेक्ट हो गए, तो हमारे पास मेल आता है कि यू आर द सिलेक्टेड वन। तो हमें दिल्ली से यहाँ निकलना होता है लवेंचर के लिए, तो हमारा हिमाचल पूरा शूट हुआ था। तो ये पहला रियलिटी शो ना ऐसा था जिसके लिए ना, मतलब मैं बहुत कम प्रिपेयर होके गया था। क्योंकि ये मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा माइंड पे लेते हो ना कि मेरे को करना है, करना है, करना है, करना है, तो आप ना अपने आप प्रेशर बिल्ड करते हो। तो ये चीज़ ना मैंने कैलाशी कैसल से सीखी थी। मैंने कैलाशी कैसल पहला शो किया था हर्ष बेनीवाल और पूरब झा के साथ। तो मेरे को हर्ष भैया का कॉल आता है एक रात पहले कि निखिल सुबह शो है, तू आ जाइयो। उसमें कोई ऑडिशंस वगैरह नहीं थे, बस इन्फ्लुएंसर का क्राइटेरिया था, आके एनरोल डायरेक्ट करना था। तो अब आपको एक रात पहले अगर कोई चीज़ बोल रहा है कि आप आ जाना, तो आप बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड हो। तो मैं वो गया ही नहीं था जीतने के मकसद से, मैं तो चिल में गया था। और वहाँ जाके मेरे को अपनी रियल पर्सनैलिटी समझ आई, क्योंकि मेरे को शोज़ करने थे और मेरी पर्सनैलिटी वैसी है। तो वो शो मैं जीता। तो वहाँ से मेरे को ना ये चीज़ क्लियर हो गई थी, अब मैं कोई भी शो करूँगा ना तो मैं प्लान नहीं करूँगा। अगर आपको तैयारी करनी है ना, 12 महीने अगर आपके पास है ना, तो आप 10 महीने मेहनत कर लो, आखिरी के 2 महीने रिलैक्स रहो, कि कोई तैयारी नहीं करनी, जो चल रहा है उसको चलने दो। तो लवेंचर के लिए भी मैंने कोई तैयारी नहीं करी। मैं चिल मोड में गया, ना मैंने कोई कपड़े पैक करे, ना वो होता है ना क्रेज़ीनेस यार, एक्साइटमेंट कि यार चल शॉपिंग करते हैं, शो पे जा रहे हैं, ये करेंगे, वो करेंगे। तो कुछ शॉपिंग नहीं करी, जो मेरा वार्डरोब था मैं वो लेके गया। मैंने कोई फ़िटनेस पे ट्रेनिंग नहीं करी, जो मेरा नेचुरल रूटीन था वो कर रहा था। हम गए तो हमें पहले दिन पता लगता है, हमें बताया ही नहीं गया कि टास्क होगा। पहले दिन टास्क प्लान होता है, हमें एक लोकेशन पे ले जाते हैं, तो वहीं से रैंडम टास्क शुरू होता है। और वहाँ हमें कुछ नहीं पता कि यार हमारे क्लोथ्स, हमारा सामान जो हम लेके आए हैं वो शो पे हम ले जा पाएँगे, नहीं ले जा पाएँगे। हमें बस एक टास्क मिला कि 8 केजी आपको बैग भरना है और आपको भागना है, और ये पूरा ऑब्स्टेकल क्रॉस करके आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। हम वहाँ तक जाते हैं, तो पहले टास्क में फर्स्ट आता हूँ, बट कुछ होती है मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ
लैग पॉइंट्स होते हैं जिस वजह से मैं सेकंड आता या थर्ड आता था, तो वो टास्क हम नहीं जीतते। तो उसके बाद सब डेंजर जोन में होते हैं। उससे बड़ा ऑब्स्टेकल ये था कि आपको पूरा शो, जितने दिन का शूट होगा, आपको पूरा शूट, आपके पास कपड़े नहीं है क्योंकि आप भर के नहीं लाए। ये स्क्रिप्टेड होता है शो? भाई कुछ भी स्क्रिप्टेड, मैं देखो और रियलिटी शोज़ का नहीं बोल सकता, बट लवेंचर ऑनेस्टली बोल रहा हूँ स्क्रिप्टेड नहीं था। लवेंचर पे ऐसे-ऐसे सीन हुए ना, मैं आपको बताऊँगा ना तो लोग तड़प गए थे खाने के लिए। मतलब मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मेरे को हर 2 घंटे में भूख लगती है। मैं लिटरली हाथ जोड़ के बोल रहा था कि भाई प्लीज़ खाना दे दो, और कुछ दो मत दो, खाना दे दो। आपके पास सोने के लिए बेड नहीं था, फट्टे थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऑन स्क्रीन वो चीज़ें दिखाई और बैक एंड पे आपको चीज़ें दी है, कुछ नहीं था भाई। खाना बनाने के लिए ना, बनाना छोड़ो, लकड़ी जलाने के लिए हमें 3 घंटे लगते थे। आखिरी में जैसे-जैसे हम आगे बढ़े ना, तो चीज़ें आसान होती गई, शोज़ की तरफ से भी हमें मिलता गया क्योंकि हम टास्क जीत रहे थे। स्टार्टिंग के 3 या 4 दिन तो हमें कुछ मिला ही नहीं। लकड़ी भी हमने लिटरली 3-3 घंटे जलाई है। पत्थरों से हम आग लगा रहे हैं, गिल्ली लकड़ियाँ होती थी, वहाँ हर दिन बारिश होती थी। तो ये सीन रहता था। उसके बाद खाना बनाना, फिर टास्क करना, बॉडी में कैलोरीज़ नहीं है, कार्ब्स नहीं है, उसके बाद आप टास्क कर रहे हो। बहुत चैलेंजिंग था। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा ना, आप किसी भी रियलिटी शो में जा रहे हो ना, तो आप अपने माइंड को तैयार करके जाओ कि मेंटल हेक्टिक बहुत होगा। फिज़िकली आप एग्ज़ॉस्ट होगे ही नहीं। आप मेंटली इतने एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे ना, आप क्विटिंग पॉइंट पे आ जाओगे कि भाई मैं छोड़ देता हूँ। शो पे लिटरली लोग रो गए थे कि भाई मेरे को करना नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ शो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जितने भी शोज़ बने हैं ना, सबकी शो की थीम अच्छी है, सब शोज़ बेस्ट हैं। बट अगर सर्वाइवल टर्म्स में बात करूँगा ना, डिफ़िकल्टी टर्म्स में, तो लवेंचर सबसे डिफ़िकल्ट शो था। क्योंकि पहला ऐसा शो है जिसमें खाना ही नहीं मिला। आपको हर चीज़ कमानी पड़ेगी शो पे। आपको कुछ भी फ्री में नहीं मिला। आपको टास्क करोगे, जीतोगे तो आपको खाना मिलेगा। कपड़े अगर आपको चाहिए तो आप टास्क जीतो, बेस कैंप से लक्स कैंप में जाओ, आपको कपड़े मिलेंगे। तो ये सीन था भाई। और हम तो शो के आखिरी दिन तक सबसे ज़्यादा सर्वाइव हमने किया क्योंकि हम लक्स कैंप गए ही नहीं। और बिना लक्स कैंप गए हम पहले ऐसे कपल थे जो हम जीते थे शो को। तो वो भी एक ट्रिकी पार्ट था। तो आप ये बताओ कि आप लोग को होस्ट पता था कि शेफाली बग्गा नहीं, होगी? हमें कुछ नहीं पता था। हमें शो से पहले यही नहीं पता था कि कंटेस्टेंट कौन से हैं। तो होस्ट तो बहुत दूर की बात है। होस्ट, कंटेस्टेंट, डायरेक्टर, सब प्रोड्यूसर, सब जो भी है, हमें सेट पे जाके पता लगा। हमें इवन ये तक नहीं पता था कि पहला टास्क कब शुरू होने वाला है। तो फैज़ू कैसे हैं? यार फैज़ू एज़ अ पर्सन, मतलब उसके बारे में जितना बोलूँ कम है। क्योंकि फैज़ू भैया को मैं पहले बाहर से नहीं जानता। ना मैं शेफ़ाली दी को मैं जानता था क्योंकि मैं ईसेल पे उनसे मिला हुआ हूँ। बट फैज़ू भाई से मैं एक ही बात बोलूँगा, जितना भी शो पे मैं जितने भी दिन उनके साथ रहा हूँ ना, फैज़ू भाई एक ऐसी रियल पर्सनैलिटी है ना जो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। मतलब उसको दिख रहा है कि सामने वाला गिर रहा है या डीमोटिवेट हो रहा है, उस करेक्ट पॉइंट पे वो आपको बूस्ट अप देगा कि निखिल कर। उसने मेरे को बोला था यू आर द विनर। मतलब एक मोटिवेट टर्म्स में बोलता है ना इंसान कि तू जीत सकता है शो, तू अपना बेस्ट दे। हर टाइम पे जब भी मैं डीमोटिवेट हूँ, शो पे कोई टास्क आ रहे या कुछ सर्वाइवल की बात आई या वोट आउट्स की बात हुई, तो हर पॉइंट पे उसने एक ही बात बोला कि निखिल तू कर सकता है, तू बेस्ट है। और उस चीज़ में मैंने भैया को भी जाते हुए बोला था कि भैया अगर आप नहीं होते तो मैं शो नहीं जीत पाता। तो उस इंसान ने बहुत हेल्प किया है और वो एज़ अ रियल ह्यूमन भाई बहुत सही है, बहुत बढ़िया इंसान है। दिल का साफ इंसान है, उसके मन में कोई मैल नहीं है कि भाई मैं किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, या होता है ना कईयों को ज्ञान भी मैं क्यों दूँ, और कईयों का रहता है ज्ञान बाँटने से बढ़ता है, तो उसका वही है कि ज्ञान बाँटने से बढ़ता है। हर चीज़ में वो हेल्पिंग पर्सनैलिटी है। उसमें एग्ज़ैक्ट लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जो एक इंसान में होनी चाहिए। एंड अगर मैं शेफाली बग्गा का बात करूं, आपने ईसीएल में भी उनको जाना है, हुँ। शो के तरफ भी जाना है एज अ होस्ट, तो बताओगे कि ऐसा चेंज ऑफ पर्सनालिटी देखने मिलता है क्या कि सेम था पर्सनालिटी दोनों साइड में? नहीं यार, उसकी सेम पर्सनैलिटी है थ्रू आउट द शोज़, थ्रू आउट द एंकरिंग, वो सेम पर्सन है। बस शोज़ पे आपको क्या होता है ना कि बहुत चीज़ें अलग दिखती हैं या शो पे दिखाई जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि दिखाई जाती है, बट वो कैमरे में ना बहुत अलग दिखती है। क्योंकि बहुत लोग क्या होता है ना, पूरा शो नहीं देखते, वो सिर्फ़ क्लिप्स देखते हैं, तो वो अलग चीज़ पोर्ट्रेट हो जाती है। तो बस वो ऐसी नेगेटिवली बहुत चीज़ें पोर्ट्रेट होती है। शिफ़ाली मैम मतलब जैसी ईसीएल में एज़ अ ह्यूमन, सेम वैसी वो शो पे थी। बहुत स्वीट पर्सनैलिटी, बहुत स्वीट। सबसे बड़े प्यार से बात करना, जब भी मिलना तो ग्रीट करना सबको, मतलब उसमें ईगो नहीं है। बहुत लोगों को कई बार लगता है कि शिफ़ाली में ईगो है, बट शिफ़ाली मैम में नहीं है, ज़ीरो ईगो है भाई। बहुत स्वीट हार्ट पर्सन है। एंड आप बताओगे कि अनामिका से आप कैसे मिले? यार ये वाला तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अनामिका से मैं मिला था इंस्टाग्राम पे। मैं आपको यहाँ बताता हूँ सोशल मीडिया की पावर क्या होती है।
मतलब उसकी ना मेरे को एक रैंडमली स्क्रॉल करते हुए रील आई थी, तो मैंने उसकी रील पे डीएम करा था और आज भी मेरे को याद है, करेक्ट आज से 23 हफ्ते पहले मैंने उसको डीएम किया था कि अनामिका प्लीज़ चेक योर डीएम। तो मैंने उसको डीएम में लिखा था, हाय अनामिका, आई वांट टू कोलैबोरेट विद यू, प्लीज़ लेट मी नो द डिटेल्स। मैंने उसको कुछ डिटेल्स लिख के भेजी थी कि अगर आप करना चाहते हो तो प्लीज़ बताना। तो सेम डे पे उसका मैसेज आता है, मेरे को रिवर्ट आता है, और सेम डे पे मेरे को अनामिका से मेरी 1 घंटा बात हुई है। मतलब किसी से भी मेरी कभी 1 घंटा बात नहीं हुई। जैसे आप किसी को मैसेज डालते हैं, और शूट के रिगार्डिंग डाला था मैंने तो मैसेज, कभी ये था ही नहीं माइंडसेट कि मैं उसको गर्लफ्रेंड बनाऊँगा या उसके साथ आगे फ्यूचर देखूँगा। तो मैंने उसको नॉर्मली डीएम डाला, तो वहाँ से उसका रिवर्ट आता है। तो हमने जैसे बात करना शुरू करा, तो वो एक होता है ना फ्लो में आप बात करते हो, आप फिर सिर्फ़ कंटेंट के रिगार्डिंग बात नहीं कर रहे, आप लाइफ़ के बारे में भी बात कर रहे हो। तो हमारी 1 डेढ़ घंटा बात हुई, उससे फिर 2 दिन बाद हम मिले, तो हमारी और अच्छी बॉन्डिंग हुई। फिर हमने शूट शुरू किया, तो वो फिर होता है ना कि मिले काम के लिए तो हो गया प्यार, तो वो वाला सीन था हमारा। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि भाई बहुत लोग ना सोशल मीडिया को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो सोशल मीडिया को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। सोशल मीडिया, मैं बोलता हूँ आज के टाइम में भगवान है। आपको लाइफ पार्टनर चाहिए, सोशल मीडिया दे सकता है। आपको पैसा चाहिए, आपको फेम चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, सब आपको सोशल मीडिया दे सकता है। बस आप लुक आउट करो कि सोशल मीडिया है क्या। अपग्रेड हो टाइम के साथ। आज जेन ज़ी जनरेशन है और सोशल मीडिया ही है आने वाले टाइम में। सब एआई पे जाएँगे, सब ऑनलाइन वर्ल्ड्स में जाएँगे, ऑफलाइन सब बंद हो जाएगा आने वाले 10 साल बाद, देख लेना। तो सोशल मीडिया को जितना जल्दी आप समझ जाओगे, एज़ अ कंटेंट क्रिएटर, चाहे साइड बाय साइड करो, अगर पैशन है तो फिर फुल टाइम करो, बट सोशल मीडिया करो। एंड क्या-क्या ट्रेट्स या क्वालिटीज़ देख रहे थे आप अपनी गर्लफ्रेंड में या आप जिसको डेट करना चाह रहे हो, अनामिका से मिलने से पहले? यार देखो, सिंपली पहले तो मैं अनामिका को डेट नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं सिर्फ़ उसको कंटेंट के लिए अप्रोच किया था। और एज़ इन मैं क्वालिटीज़ बताऊँ तो मेरी पहली क्वालिटीज़ यही थी कि मेरी थॉट प्रोसेस और जो मैं अपना पार्टनर देखता हूँ उसका थॉट प्रोसेस अलाइन हो, कि हम दोनों सेम डायरेक्शन में सोचें। क्योंकि तभी आप, चाहे इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, आप सक्सेसफुल हो सकते हो। क्योंकि जब होता है ना कि अगर मैं डॉक्टर हूँ, सामने वाला डॉक्टर है, तो समझ पाएगा इंसान। हुँ। तो काम ना बहुत फ्लुएंट और ईज़ी हो जाता है करना। आप एक दूसरी पर्सनैलिटी से मिल रहे हो, पहले आप उसको समझोगे, वो मुझे समझेगा, फिर आप एक दूसरे को समझोगे, फिर चीज़ें बननी शुरू होंगी, तो आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप ऐसी पर्सनैलिटी से मिल रहे हो, क्योंकि मेरा भाई काम का पर्सपेक्टिव ही था और आज भी मेरा काम का पर्सपेक्टिव सबसे पहले रहता है, कि आपके पास ना ये 3-4 साल होते हैं, अब जब आप 20 के बाद एंटर करते हो ना, 20 से 25 साल ऐसे होते हैं, मेक इट और ब्रेक इट। या तो आप इस लाइफ़ में कुछ बड़ा कर जाओगे, या फिर 5 साल आपने कुछ अचीव नहीं किया तो फिर आप यार पछताओगे। पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा कि भाई मैं कुछ कर सकता था, या मैं ये कर सकता था, मैं ये स्किल सीख लेता तो आज मैं ये होता। तो भाई मैं यही बोलता हूँ, 5 साल हैं, 5 साल ना आप सब कुछ भूल जाओ, सोशलाइज़िंग भूल जाओ, दोस्त भूल जाओ, सब कुछ साइड रख के करियर पे फ़ोकस करो। दैट्स इट। एंड लव वेंचर में आपने काफ़ी बार बोला था कि यार मेरी रिलेशनशिप चेंज हो गई यहाँ से, काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई है। तो हुँ। आप ये बताओगे कि कैसे चेंज हुई? यार देखो, जब लेवेंचर पे गए थे तो एक्सपेक्ट मैं तो यही कर रहा था ऑनेस्टली, कि बहुत लड़ाइयाँ होंगी और बहुत क्रिटिसिज्म मिलेगा। स्टार्ट भी हुआ था लड़ाई से। लड़ाई से ही स्टार्ट हुआ था, बट शो जैसे-जैसे आगे बढ़ता गया ना, तो बहुत ज़्यादा टास्क भी ऐसे आए जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन टेस्ट हो रही है, जहाँ पे आपका पेशेंस लेवल टेस्ट हो रहा है, क्योंकि एक शो पे जब आप जाते हो ना तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होती हैं। तो मुझे खुद ही नहीं पता था कि यार ये भी हो सकता है। तो आप टास्क तो करते हो, चीज़ें सीखते हो, बट आप एज़ अ कपल टास्क कर रहे हो ना, तो आप एक-दूसरे के बारे में बहुत सीखते हो। हुँ। तो जैसे सेमीफ़िनाले और फ़िनाले टास्क जब हुआ था ना, तो मेरे को खुद के बारे में ये पता लगा कि मैं कितना ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कामनेस के साथ टास्क या प्रेशर सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ। हुँ। मैंने वहाँ, मेरे को पहली बार अनामिका ने बोला था कि यार तू बहुत ज़्यादा ना प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम लेता है। आप फ़िनाले का टास्क देखना, सेमीफ़िनाले का टास्क देखना, मतलब इतना हेक्टिक टास्क था जहाँ दूसरी साइड लोग चिल्ला रहे हैं अपने पार्टनर्स पे। हुँ। बट एक साइड हम थे कि बहुत कामली हम फ्लुएंटली टास्क करके लोगों को पता भी नहीं लगा कब टास्क खत्म हो गया। तो वहाँ पता लगा कि यार एक-दूसरे को हम कितना समझ रहे हैं। वो एक समझ आ जाता है ना कि यार जब तक वो बॉन्डिंग नहीं होगी, ट्रस्ट नहीं होगा, वो हो ही नहीं सकता। हुँ। आप तब तक, मतलब आप चिल्लाओगे भाई एक-दूसरे के ऊपर अगर आप पैनिक कर रहे हो तो। अगर आप ट्रस्ट करते हो ना तो आप नहीं चिल्लाओगे। आपका लव लैंग्वेज क्या है? यार भाई देखो, मेरा सिंपल है, ये शो पे भी पॉइंट उठा था कि तुम्हारा लव लैंग्वेज अब्यूसिव है, तुम्हारा लैंग्वेज ही है, वो है। भाई मैं क्लियरली बोलता हूँ, हर इंसान का लव लैंग्वेज अलग होता है और नो वन कैन से कि तुम्हारा लव लैंग्वेज ये होना चाहिए। हर इंसान के राइट्स हैं, हर इंसान की अपनी चॉइस है। भाई मेरा और अनामिका का लव लैंग्वेज क्लियर है।
जैसे एक दोस्त का होता है, आप मिलते हो अपने दोस्त से, आप डायरेक्टली गाली में बात करते हो, बकचोदी में बात करते हो ना। मैं और अनामिका मिलते हैं, और बे कैसा है, कुत्ता साला, इस नॉर्मल है भाई, हमारे में चलता है। मतलब हम बिना गाली के बात ही नहीं करते, तो हमारी वो लव लैंग्वेज है। और शो पे भी यही पॉइंट उठा था कि यार इनके ना टेंट से गालियाँ आती हैं, ये तो बहुत अब्यूजिव हैं। तो भाई हैं हम मतलब अब्यूजिव हैं हम। आपको लगता है वो आपकी गलती है, हमने किसी को जस्टिफिकेशन नहीं देनी। हमें पता है हम दोनों क्या हैं, हम दोनों के लिए कोई वैसा नहीं है कि हमारा रिलेशन अब्यूसिव है। हमारा टोकिवनेस या हमारा बात करने का तरीका ही वैसा है भाई, दोनों की पर्सनैलिटी वैसी है, बात ही खत्म। तो हमारी लव लैंग्वेज ही वही है। लोगों को लगता है अब्यूसिव, और वही चीज़ ना लोगों को पसंद भी आती है। जब आप बाहर आप इंस्टा वर्ल्ड पे देखते हो, सोशल मीडिया वर्ल्ड पे देखते हो, लोग हमारे बारे में क्या पसंद करते हैं, हमारी बोल्डनेस, हमारी वो क्रेजीनेस की कोई मतलब रोनेस है भाई। बिल्कुल हम कहीं पे भी कुछ भी कर देते हैं, घंटा फर्क ही नहीं पड़ता। तो बस वही लोगों को पसंद आती है, और जितने रो रहे होगे यार लोग आपको पसंद करेंगे। आजकल क्या होगा ना, सोशल मीडिया पे भी लोग क्या करते हैं, ज़्यादा एडिटिंग कर देते, नहीं आती भाई लोगों को पसंद। लोग आपको देखने आ रहे, एडिटिंग को देखने नहीं आ रहे। आपकी पर्सनैलिटी दिखाओ ना, आप क्या हो। लव वेंचर पे काफ़ी लोगों ने बोला था कि ये शो के लिए ये एक्टिंग कर रहे हो, ये रिलेशनशिप चलेगा नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर शो के बाद हम साथ क्यों रहते, और मैं इसके लिए किसी को जस्टिफिकेशन क्यों दूं कि भाई हमारा रिश्ता क्या है। भाई तू होता कौन है हमारे रिश्ते पे जज करने वाला। कुछ लोगों ने पॉइंट्स भी उठाए थे कि तुम्हारा रिश्ता अब्यूजिव है, तुम्हारा रिश्ता ये है, तुम्हारा रिश्ता नहीं चलेगा। भाई शो जीते ना, बिना रिश्ते के शो जीत लेते। अगर तुम्हारा रिश्ता अच्छा था तो तुम शो क्यों नहीं जीते, क्योंकि फिजिकल डोमिनेट तो शो था ही नहीं। मेनली शो तो वो माइंड का था, आपकी कम्युनिकेशन, आपके रिलेशन का था। कपल बेस्ड शो है ना, तो आप क्यों नहीं जीते। जीतेगा तो वो इंसान ना जो बेस्ट कपल है। और मैं आपको चलो एक अमेजिंग बात बताता हूँ। शो पे हम लोग सबसे छोटे कंटेस्टेंट थे एज वाइज, ठीक है। और हम ऐसे कंटेस्टेंट थे जिसका रिलेशन सबसे कम था। मतलब लोगों को 5 साल हो गए थे, 14 साल हो गए थे। तो भाई मैं एक ही बात बोलूँगा, मैटर ये नहीं करता कि आप कितने टाइम से साथ हो रिलेशन में, मैटर ये करता है कि आप कम टाइम में भी एक दूसरे को कितना ज़्यादा समझ चुके हो। वो चीज़ मैटर करती है। हमने 8 महीने में हमने 8 महीने में खुद को एक दूसरे के बारे में इतना जान लिया था ना, लोगों ने 8 साल में भी उतना नहीं जान पाया होगा। लोगों में ना आप देखोगे 5 साल के बाद भी ना वो एक फ्रैंकनेस नहीं आ पाती एक दूसरे के अंदर, झिझकते हैं चीज़ों में। हमारे में कोई झिझक ही नहीं है भाई किसी भी चीज़ को लेके। तो वो ना आपके अंदर एक ट्रस्ट भी बिल्ड करता है, आपकी कम्युनिकेशन भी उससे स्ट्रांग होती है। और वो ही मतलब एक टर्निंग फैक्टर था जिस वजह से हम वो शो को जीते हैं। हमारा बिल्कुल बोल्ड होना भाई, मैं हमेशा से मानता हूँ मेरी रो पर्सनैलिटी ना हमेशा लोगों को पसंद आती ही है। और मैं वही किसी भी रियलिटी शो पे जाता हूँ या जाऊँगा ना, मैं हमेशा से, आप एक चीज़ देखना, जो मैं बाहर रियल हूँ ना, मैं वहीं वो रियल हूँ। मेरा ये नहीं है कि रियलिटी शो के हिसाब से मैं बदल जाऊँगा और मैं कुछ फेक पोर्ट्रेट करूँगा, लड़ाइयाँ करूँगा, झगड़े करूँगा। नहीं भाई, जो रियल हूँ वही शो पे आपको दिखेगा, और वही लोगों को कनेक्ट करता है। बस यही चीज़ रहती है। एंड जय श्री राम का क्या आप बताओगे कि हर जगह मैंने देखा है आपका जय श्री राम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। भाई जय श्री राम का एक ही मंत्र है, जय श्री राम। अगर आप हिंदू हो, आप रियल हिंदू हो, तो जय श्री राम को आप कभी भूल ही नहीं सकते। मेरी लाइफ का एक ही मंत्र रहा है, मैंने कुछ भी काम शुरू किया है मैंने जय श्री राम बोला है, और वो काम हमेशा सक्सेसफुल हुआ है। ये पावर है जय श्री राम की, क्योंकि वो खुद में एक ऐसा मंत्र है ना। वो बोलते हैं ना कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। मैं जय श्री राम जब भी बोलता हूँ ना, मेरे को नहीं पता, मेरे गूज़बम्प अभी भी, मेरे को देखो गूज़बम्प आ गए जय श्री राम बोलते ही। तो वो पावर है रियल जय श्री राम की। जब शो पे एक टास्क ऐसा हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा ना पीछे था, बस वो एक क्लिक पॉइंट था जब मैंने बोला जय श्री राम। उसके बाद जो मेरे अंदर स्पीड थी, जो मेरे अंदर एंड्योरेंस आया था ना, वो अलग लेवल का था। तो भाई कुछ भी काम आप शुरू करते हो ना, बस भगवान का नाम लो। आपके लिए कोई भी महादेव होगा, मेरे लिए महादेव भी हैं। बस मैं जय श्री राम बोलता हूँ, उस काम को शुरू करता हूँ, और मेरी लाइफ में हमेशा जब भी मैंने उसका नाम लिया, हमेशा हर चीज़ सही हुई है। एंड आपने वीडियोस में ये बोला है कि जय श्री राम कमेंट कर दो, एंड अगर आप लोग भी देख रहे हो तो कमेंट कर दो जय श्री राम। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आप उसके बाद हेल्प करते हो लोगों को जो बोलते हो। सेम क्वेश्चन हमारे कमेंट्स में भी बहुत आता है। काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि यार आप पहली चीज़ तो कि कमेंट क्यों करवा रहे हो। यार आप एक बात बताओ, आप सोशल मीडिया पे आए हो, ठीक है, आपको एंगेजमेंट चाहिए। अगर मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, इन रिटर्न में आपसे कोई फेवर नहीं ले रहा, या मैं अपना स्कैनर नहीं डाल रहा कि भाई मेरी हेल्प करो। मैं सिंपली बोल रहा हूँ ये बच्चा है, इसकी ये प्रॉब्लम है, मैं जितना मेरे से हो सकता है मैं उसकी हेल्प करूँगा। इन रिटर्न आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आप जय श्री राम कमेंट करो, ताकि हमें भी उस चीज़ से मोटिवेशन मिले और वो रील वायरल हो सके।
क्योंकि रील बनाने का सिर्फ यही मोटिव नहीं है ना कि हम उससे पैसा कमा सकें या कुछ, क्योंकि रील हमें डायरेक्ट पैसा नहीं दे रहा, हम प्रमोशंस के थ्रू कमाते हैं, तो रील से हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। बट वो रील ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी तो लोग भी उस चीज़ को लेके एनकरेज होंगे और इनडायरेक्टली हमें भी तो बेनिफिट ही है ना, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। और सेकंड पॉइंट ये आता है कि शो कोल्ड आजकल ना वो बन गई है, लोगों की माइंड मेकअप वैसा हो चुका है कि लोग हेल्प करते हैं और दिखावा करते हैं कैमरे पे कि हम इनकी हेल्प करेंगे, आप ये करो, और बैक एंड पे वो नहीं करते। तो भाई मैं क्लियरली बोलता हूँ, जितनी भी मैंने वीडियोस डाली हैं, आप वो सारी वीडियो सीपी की हैं। आप जाओ सीपी में, वो इंसान आपको, वो बच्चा आपको मिल जाएगा। आप खुद जाओ, आप उस बच्चे से पूछो अगर मैंने उसकी हेल्प करी है या नहीं करी, उसका आंसर आपको वहाँ जाके मिल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। मेरे एंड से कोई फेक नहीं होता कि मैं कैमरे पे दिखा रहा हूँ कि भाई मैं कर दूंगा, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं नहीं करूँगा। अगर यार बोल रहे हो तो आपका फर्ज बनता है आप करो, एटलीस्ट उतना तो करो जितना आप कर सकते हो। आपको लगता है कि फेथ ने आपके करियर में हेल्प किया आपको? यार बहुत ज़्यादा। फेथ, मैं एक चीज़ मानता हूँ, या तो आप अपने काम पे रखते हो या आप ईश्वर पे रखते हो। अगर आपको आँख बंद करके उस पे भरोसा है ना, तो फिर आप सिर्फ कर्म पे भरोसा रखते हो। मैं हमेशा से मानता हूँ कि आप कर्म अच्छे रखो, देना ना देना उसके हाथ में है। अगर आपको मिलना होगा तो वो मिल जाएगा, अगर आपको नहीं मिलना होगा तो आप कितनी भी मेहनत कर लो आपको नहीं मिलेगा। वो उसकी लिखी हुई हर चीज़ उसने बहुत सोच समझ के लिखा है। लोग क्या ना बहुत बार ये भी सोचते हैं कि यार हम काम कर रहे हैं बट हमें मेहनत का फल नहीं मिल रहा। भाई बेस्ट एग्जांपल अगर इसका किसी को चाहिए ना, सूर्य कुमार यादव। उस बंदे ने इंडिया खेलने के लिए 13-14 साल गंवाए हैं। आप सोचो, कोई और उसकी जगह इंसान होता वो छोड़ देता। 13-14 साल आप डोमेस्टिक खेल रहे हो, आईपीएल खेल रहे हो, आप हर जगह परफॉर्म कर रहे हो, आपको इंडिया नहीं मिल रहा। बट जिस दिन मिला ना, वो वर्ल्ड का नंबर 1 बना। तो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो भाई बस वही होता है कि अगर आपको आज कोई चीज़ नहीं मिल रही ना, तो शायद उसने उससे बेहतर आपके लिए कुछ सोचा है। तो बस आप करते रहो, कर्म करो बस, और भरोसा उस पे करो। वो अपने आप मतलब ऐसा देगा ना कि आपकी रातों रात किस्मत बदल जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा। मैं भाई इस चीज़ में बहुत बिलीव करता हूँ। और स्पेशली सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है ना, सिर्फ एक सेकंड, सिर्फ एक रील या एक आपका मूवमेंट, आप कितने लोगों को देखते हो सिर्फ एक गाने ने किसी की किस्मत बदल दी। तो भाई सोशल मीडिया पे ना आप करते रहो, आपको पता भी नहीं लगेगा किस दिन आपकी रात बदल जाए, किस दिन आपका दिन बदल जाए। सोशल मीडिया आपको गिरा भी सकता है, उठा भी सकता है, बस आप कर्म अच्छे रखो और करते रहो बस। और छोड़ना नहीं है। सोशल मीडिया का एक ही रूल है, टाइम के साथ आप अपने आप अच्छे हो जाओगे यार, कि आप सीख भी जाओगे कंटेंट कैसे बनाते हैं, आप सीख भी जाओगे कि एडिटिंग कैसे करते हैं, प्रमोशन कैसे करते हैं, हर चीज़ सीख जाओगे। बस आप करते रहो, शुरू तो करो, मेन पॉइंट वो होता है। एंड अभी फुकरा इंसान ने अपना शो भी लॉन्च किया है, गेम ऑफ ग्लोरी। तो आप उसके में बताओगे कि आप उसका पार्ट कैसे बने? यार देखो, गेम ऑफ ग्लोरी का मैं ऑनेस्टली बोलूँ, फुकरा भाई ना होते तो मैं वो शो भी नहीं करता, क्योंकि उसमें 100 कंटेस्टेंट थे। तो कई बार आपको ये रहता है ना, 100 कंटेस्टेंट में शाउट आउट करना या शाइन करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि 8-9 एपिसोड्स का ही शो था। ये क्राइटेरिया में पहले क्लियर किया गया था, या 8-9 का नहीं है तो बट थोड़ा कम एपिसोड्स का था। और फुकरा भाई से मैंने बात भी करी थी, मतलब शो से पहले, क्योंकि हम लोग गए थे भैया के पास, क्योंकि हम ईसेल में बात करते रहते, तो हमारे कनेक्शंस हैं भैया से। तो मैंने बात भी करी, तो भैया ने भी बोला कि अच्छा शो है, कर क्यों नहीं कर रहा, कि लवेंचर जीत के आया है, तेरे को और मौका मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो फुकरा भाई ना हर पॉइंट पे मेरे को गाइड भी करते हैं, वो हमेशा समझाते हैं कि निखिल तू ये कर, निखिल तू वो कर। तो उनकी ना बहुत, उनकी भी सेम भाई बहुत हेल्पिंग पर्सनैलिटी है। और मैं उन इंसान को ही देख के मैं सोशल मीडिया पे आया था। स्टार्टिंग में मैंने जैसे जेरी वाला कंटेंट बनाया था, मैंने वहीं से मेरे को आइडिया आया था फुकरा भाई से, क्योंकि फुकरा भाई को मैं बहुत एडमायर करता हूँ, मैं उनसे बहुत चीज़ें सीखता हूँ। और गेम ऑफ ग्लोरी का मेरे को पहले कास्टिंग से कॉल आता है कि आप करोगे या नहीं करोगे, या आप एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना के दो। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना के दी, तो बाकियों का मेरे को नहीं पता कि 3-4 राउंड से, बट मेरा जैसे मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो दिया तो नेक्स्ट डे कॉल आ गया था कि आप डायरेक्टली सिलेक्ट हो, आपको फ़्लाइट टिकट्स कर दी गई हैं, मुंबई इस दिन आपको आना है। और उससे 2 दिन पहले हम फुकरा भाई के पास गए थे, तो मैंने पूछा भी भैया, मैंने कहा कैसा शो है, क्या है? तो भैया ने इतना बताया, अच्छा शो है, तू कर, तेरे को बेनिफिट होगा इससे। भैया ने इतना बोला, हम गए, शो किया, शो अच्छा गया भाई, हिट भी जा रहा है, अभी बहुत लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो बस ऐसे ही है, मिलते रहते हैं शोज़, करते रहो, काम पे फ़ोकस करो भाई। अगर आपको शोज़ करने हैं तो उस फ़ील्ड में जाओ। अगर किसी का क्वेश्चन रहता है ना कि भाई मैं शोज़ कैसे करूँ, या मेरे को पता नहीं लगता कि भाई शोज़ का ऑफ़र आता है, ऑडिशंस आते हैं, नहीं पता लगता। कुछ शोज़ ऐसे होते हैं, रोडीज़ जैसे ऑडिशंस,
जो आपको डायरेक्टली पता लग जाता है उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे। कुछ शोज़ ऐसे होते हैं जिनकी कास्टिंग बैक एंड पे होती है, तो आपको कास्टिंग डायरेक्टर से लुक आउट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे कास्टिंग डायरेक्टर्स मिल जाएँगे, यूट्यूब पे मिल जाएँगे, या उनकी प्रोफाइल्स होती है। आप मल्टीपल जगह यार, आपका अगर नज़रिया बन गया ना आपको रियलिटी शोज़ करना है, तो फिर आप खुद ढूँढ लोगे। बस कास्टिंग डायरेक्टर्स को अप्रोच करो, उनको पोर्टफोलियो भेजो अपना, उनको इंट्रोडक्शन वीडियोज़ भेजो, बाकी वो खुद करेंगे। एंड मुझे लगता है फुकरा भाई का कि उन्होंने इतना बड़ा शो एज अ क्रिएटर लॉन्च किया, वो काफ़ी बड़ी बात है। एज़ अ क्रिएटर लॉन्च किया नहीं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यार उस बंदे को इतना एक्सपीरियंस है, मतलब यूट्यूब इंडस्ट्री का। उसने, आप देखोगे, डेट कंटेंट बनाए हैं उस बंदे ने, बहुत सारे सिमिलर कंटेंट बनाए हैं जो पहले विदेश में या आउट ऑफ इंडिया बनते थे। तो उसको बहुत एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए तो ये बहुत मामूली चीज़ है कि एक शो खड़ा करना और शो को बनाना और शो को हिट करना, क्योंकि उसके पास ऑडियंस है यार। जहाँ फुकरा होगा, जहाँ शो क्रिएटर्स होंगे, वो शो कैसे ही नहीं चलेगा। तो शो बनाने के पीछे बहुत चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती है कि वो शो चलेगा नहीं चलेगा। तो फुकरा भाई के लिए तो बहुत ईज़ी है भाई ये सब चीज़ें। एंड आप ये बताओगे कि गेम ऑफ ग्लोरी में भी आपके साथ ऐसा हुआ था कि लक की वजह से आप नहीं जा पाए थे आगे? यार यही मेरे को सबसे बड़ा रिग्रेट था, और यही मेरे को थोड़ा-सा डाउट भी था शो करने से पहले, क्योंकि हमें जब चीज़ें इलैबोरेट करी जाती है ना कि क्या शो है, क्या शो का फॉर्मेट होगा, तो उसमें मेनली लिखा गया था कि मोस्ट प्रोबेबली लक बेस्ड शो होगा। तो लक बेस्ड ना मैं कभी प्रेफ़र नहीं करता, क्योंकि मैंने मेहनत करी है खुद के ऊपर, मैंने किस्मत पे मेहनत नहीं करी। तो मेरा हमेशा से ये रहता है कि कुछ भी ऐसा मत करो जिसमें ज़्यादा लक डिपेंड हो, क्योंकि फिर आपका कंट्रोल ही ख़त्म हो गया ना। अब देना ना देना किस्मत के हाथ में है। तो ये मिक्स एलिमेंट्स के साथ ये शो था कि लक भी होगा, फिज़िकली भी होगा, मेंटली भी होगा, तो उस पर्सपेक्टिव से बस उस शो को किया था। बट वो बोलते हैं अब किस्मत है, तो भाई क्या ही बोल सकते हैं, किस्मत ने ही बाहर किया, किस्मत से ही शो में गए। ठीक है, वो कहते हैं ना जब जो लिखा है वो होना होता है, शायद उससे बेहतर कुछ होगा, इसलिए बाहर हो गए। लेकिन आपको लगता नहीं है मैनिफेस्टेशंस जो करते हैं वो भी हम लक को इंक्रीज करने के लिए करते हैं? नहीं यार, लक का मैनिफेस्टेशन से कोई रोल नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। मैनिफेस्टेशन बस यही होता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, मैनिफेस्टेशन या विजुअलाइजेशन यही होता है कि आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर रहे हो। जो ड्रीम्स आप करना चाहते हो, कुछ भी चीज़ आप करना चाहते हो, उसको माइंड में आप बस रियलिटी बना चुके हो। फिर आपका माइंड या आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ों को ऑल, मतलब क्या होगा ना, ऑटोमेटिकली आपके पास लाता जाएगा। फिर हम उसको मैनिफेस्टेशन बोल देते हैं। तो मैनिफेस्टेशन एक सिर्फ वर्ड है माइंड को ट्रेन करने का, दैट्स इट, और कुछ नहीं है मैनिफेस्टेशन। ये नहीं है कि आप कुछ भी सोच रहे हो मुझे मिल जाए, तो भाई ऐसा थोड़ी है कि बैठे-बैठाए आपको मिल जाएगा। आपको मैनिफेस्टेशन, मतलब मैनिफेस्टेशन में सबसे ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व होने चाहिए। आप उस चीज़ को फ़ील करो कि मैं ऑलरेडी वो कर चुका हूँ। तो जैसे क्या होता है ना, अगर आप साइकोलॉजिकली समझोगे ना, फ़ियर मैकेनिज़्म या प्लेज़र मैकेनिज़्म, ये 2 चीज़ से हमारा माइंड वर्क करता है। जब आप फ़ील करते हो ना, मान लो मेरे को रोडीज़ करना है या कोई मेरा गोल है, मेरे को यूपीएससी क्लियर करना है, तो मैं फ़ील कर रहा हूँ मैं यूपीएससी क्लियर कर चुका हूँ, मैं रोडीज़ कर चुका हूँ। तो आपके अंदर ना एक सेंसेशन आएगी कि यार मैं वो कर लूँगा तो मेरे को ये चीज़ें मिलेंगी, तो वो आपको गूज़बम्प देगा, वो किक देगा। तो एक तो वहाँ से वो बेनिफिट होगा कि जब आप डेली अपने सबकॉन्शियस को उस चीज़ के लिए ट्रेन कर रहे हो, तो आपको डेली किक मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा उस काम को करने के लिए। और माइंड भी आपका ट्रेंड हो जाएगा सबकॉन्शियस लेवल पे कि यार मेरे को ये करना ही है, क्योंकि मेरे को ये करने से ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो फिर क्या करेगा, माइंड जब वन पॉइंटेड हो गया, तो वो खुद अपने आप ना रास्ते दिखाएगा आपको। और वो फिर जब चीज़ें मिलने लग जाएँगी, तो फिर हम बोलेंगे यार मैनिफेस्टेशन है। तो मैनिफेस्टेशन वो नहीं है, मैनिफेस्टेशन बस एक टर्म्स है। दिया आपको आपकी माइंड ने ही सब कुछ है। बस आप उसको ट्रेन करो ऐसा। आप दिग्विजय सिंह राठी को जानते हो? हाँ, क्यों नहीं जानता? तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी रोडी, स्प्लिट्सविला ये सब किया है, तो उनका भी कुछ यही लाइन्स पे था एंड मुझे वो वाली वाइब आ रही है। यार मैं देखो ऑनेस्टली बोलता हूँ, मेरे को बहुत लोगों ने ना ये बोला भी है कि तेरी पर्सनैलिटी दिग्विजय वाली है, क्योंकि मैं ना बहुत ऑन फ्रंट खेलता हूँ, मेरे को पीठ पीछे खेलना नहीं आता। और सामने बोलता हूँ, शोज़ पे भी मेरी बहुत लड़ाई झगड़े हुए, सबने मेरे को शोज़ के बाद भी बोला कि तेरी ना थोड़ी सिमिलर पर्सनैलिटी है। बट मैं यही बोलूँगा भाई, दिग्विजय अपनी जगह बेस्ट है, मैं अपनी जगह बेस्ट हूँ। हो सकता है कि सिमिलर पर्सनैलिटी हो बट सेम नहीं है। मैं अपना अलग मसाला ला के देता हूँ, वो अपना अलग करता है। हाँ, वो चीज़ है कि कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट सिमिलर हैं हमें, वो हर इंसान में रहता है यार। वो क्योंकि जुनून दिख रहा है। हाँ, वो जुनून तो रहेगा। मैंने बोला ना विराट कोहली मेरे आइडल क्यों है? क्योंकि उसमें जुनून है, सिंपल। तो वही की एलिमेंट मेरे अंदर है, मेरे को ऐसा फ़ील होता है, तभी मैं उस लोगों से कनेक्ट होता हूँ। जैसे अगर मैं रियलिटी शोज़ की बात करूँगा, तो मैं 2-3 लोगों से ही इंस्पायर्ड होता हूँ रियलिटी शोज़ में, जैसे प्रिंस नरूला, दिग्विजय राठी और सिद्धार्थ शुक्ला। 3-4 कंटेस्टेंट हैं जिनसे मैं मतलब होता हूँ एडमायर। तो वो वैसी पर्सनैलिटी है ना जो
समझ रहे हो, जो एग्रेसिव हैं या डोमिनेट करते हैं या जिनको एग्जैक्टली खेलना आता है, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी वैसी है। तो बस वही सीन रहता है, जैसे आप हो वैसे ही आप लोग ढूंढते हो बस, चाहे वो दोस्ती हो चाहे वो रियलिटी शो हो। एंड आपने ईसीएल भी खेला है सीजन 1 से, जब स्टार्ट हुआ था तब पता भी नहीं था कि कुछ हो रहा है ये। तो आप ये बताओगे कि कैसे आपको मिला ये और क्या यार हुआ था उसका? ईसीएल का भी ना बहुत बहुत क्रेजी था। ईसीएल का मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास मेल आया था कि दिल्ली में स्टेडियम का नाम उस टाइम क्लियर नहीं था, कि ऐसा ऐसे क्रिकेट होने वाला है और उसमें एलविश यादव, फुकरा, ये सब आने वाले हैं। तो मैंने उस मेल को पूरा रीड नहीं किया, तो वो 1 डेढ़ महीना हो गया उस मेल को, और सडन मेरी किस्मत देखो, 1 दिन पहले मैंने उस मेल को, बस ऐसे ही प्रमोशंस आते हैं ना, मैं उसके रिगार्डिंग गया था, तो मैंने देखा और मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मेरे को पता लगता है ईसीएल करके कुछ आ रहा है। तो मैं मेल पे क्लिक करता हूँ, फिर मैंने उस पे एक नंबर था, मैंने डायरेक्टली कॉल किया, क्योंकि उसमें पता लगा कि यार फुकरा एलविश है, तो मेरे को पता था कुछ बड़ा होने वाला है और एक क्रेजी मूवमेंट है टर्न आउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ से लाइफ शिफ्ट मतलब चेंज भी हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पे हम कुछ नहीं थे भाई, सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, 1-2 लाख फॉलोअर थे। तो वहाँ से पता लगा कि ईसीएल कुछ होने वाला है, तो कॉल्स किए। अब दिक्कत ये आती है कि नेक्स्ट डे लास्ट ट्रायल्स थे और सिर्फ एक ही टीम के बचे थे, वो थे पंजाब के, और वो मेरे नियर बाय थे गुड़गांव। तो मेरे को बोला गया कि 11 बजे से 2 बजे के बीच में ट्रायल्स होंगे, तो आप इस स्टेडियम में आ जाना, यहाँ ट्रायल्स होंगे। और इतनी गंदी किस्मत, 11 बजे मैं घर से निकलता हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 बजे तक था, उसके बीच में आप कभी भी पहुँच जाओ चलेगा। उस दिन इतनी गंदी बारिश, मैं जाम में ही फंसा रहा। मैं करेक्ट 15 मिनट पहले पहुंचा, 1:45 पे मैं वहाँ पहुंचता हूँ। तो मैंने बोला सर मैं लेट हो गया, सिचुएशन ऐसी थी, उनको भी पता है कि बारिश वारिश था। तो बोलते हैं कि अभी हम नहीं ले सकते क्योंकि ख़त्म हो चुका, उनकी प्रैक्टिस ओवर हो चुकी है, सिलेक्शन सब ओवर हो चुकी है। तो अब एक क्रेजी मोमेंट आता है, वहाँ आती है आपकी कन्विंसिंग स्किल्स काम। अब जब मेरे को दिख रहा है कि भाई मैंने सब आजमा लिया, कुछ काम नहीं आ रहा, अब मैंने ना वहाँ चैलेंज कर दिया। मैंने सर को क्लियर बोला वहाँ पे जो ट्रायल्स वाले थे, मैंने कहा सर आपका बेस्ट प्लेयर कौन है? वो बोलते हैं तुम्हें क्या मतलब इससे? मैंने बोला कौन आपका बेस्ट प्लेयर है, बस आप मेरे को इतना बता दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ठीक है? तो उन्होंने बोला, विशाल करके एक बंदा था जिनके इंस्टाग्राम पे भी अच्छे फॉलोअर्स और वो क्रिकेट कंटेंट बनाते हैं, तो बोला बेस्ट प्लेयर ये है। तो मैंने बोला सर मैं बैटिंग करता हूँ, ठीक है? मैंने बोला सर मेरे को 3 बॉल्स दे दो, अगर 3 बॉल में मेरे को आप पसंद नहीं है, मतलब आपको मैं पसंद नहीं आता, तो मैं चला जाऊँगा। तो उन्होंने जैसे जैसे 3 बॉल दे दिए हवा में कि हाँ भाई क्या ही करेगा। पहली बॉल मैंने बाउंड्री पे मारी, वो कैच आउट हो गई, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कैच आउट होने के बाद भी उन्होंने मेरे को चांस क्यों दिया, क्योंकि वो स्टेडियम था 70 से 80 मीटर का, और टेनिस बॉल में ना 70-80 मीटर क्रॉस करना बहुत बड़ी बात होती है, और जो ईसीएल का स्टेडियम है वो अराउंड 35-40 मीटर का है। तो उन्हें अब ये चीज़ समझ आ गई कि हमारे बेस्ट बॉलर को ये 80 मीटर मार पा रहा है, तो ईसीएल में तो ये कुछ भी कर देगा। अगली उन्होंने फिर मेरे को 4 बॉल दी खेलने को, 4 पे मैंने बैक टू बैक छक्के मारे, मतलब 4 बॉल सब स्टेडियम से बाहर थी। उन्होंने 4 बॉल के बाद लिटरली मेरे को आके ये बात बोली, यू आर द वन जिसने पहला ये बाउंड्री क्रॉस की है, और वो भी बैक टू बैक सिक्सेस मारे। उस ग्राउंड पे अब तक किसी ने मतलब टेनिस बॉल से इतने लंबे छक्के नहीं मारे थे। तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि आप सिलेक्टेड ही हो। आप सोचो मैं आ रहा हूँ, मेरा कोई चांस ही नहीं, मतलब सिलेक्शंस ओवर हो चुके हैं, उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि आप डायरेक्टली सिलेक्टेड हो। उसके बाद फिर मेरी बॉलिंग भी कराई जाती है, और बॉलिंग में मेरा और भी बेटर परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि प्रोफेशनली मैं बॉलर हूँ, बैट्समैन में सेकेंडरी हूँ, मतलब मेरी बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिर वहाँ से ईसीएल की शुरुआत हुई, ईसीएल का सीज़न 1 गया अच्छा। फिर उसके बाद कोलकाता के साथ खेला, कोलकाता का मैं बेस्ट बॉलर भी था लास्ट सीज़न, और शायद बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट भी बनता, बट हमारी टीम के एंड से भी कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ नए प्लेयर्स भी होते हैं, तो बहुत कैचेस ड्रॉप हुई। तो मैं जब पूरा सीज़न ख़त्म हुआ तो मैंने देखा मेरी टोटल 14 से 18 कैचेस ड्रॉप हुई है, और मैं एक ऐसा प्लेयर था जिसकी पूरे सीज़न में सबसे ज़्यादा कैचेस ड्रॉप हुई थी, और मेरी टोटल विकेट्स थी 13, और जो हाईएस्ट विकेट टेकर था वो 17-18 पे था। तो अगर मेरी थोड़ी बहुत भी कैचें ली जाती ना, तो मैं आराम से बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बनता। बट सीज़न अच्छा गया, अब होपफुली देखते हैं, सीज़न 3 की तैयारी चल रही है, अभी देखते हैं वो कैसा कब होता है, उसका कुछ अपडेट नहीं है अभी। एंड आप ये बताओगे कि हर्ष बेनीवाल कैसे लगे, क्योंकि आप पंजाब में खेल रहे थे एंड वो उस टीम को लीड कर रहे थे। भाई हर्ष बेनीवाल से ना बड़ी पंजाबी वाइब आती है, मतलब एक होता है ना देसी पंजाबी, तो वो वाइब है भैया से।
भाई भी हमेशा ना, मतलब उनका ये नहीं रहता कि ईसीएल खेल रहे हो या काम के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे ना, वो क्लियर कट ना आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं कि निखिल तू क्या कर रहा है, जानते हैं तेरे बारे में, तेरे को गाइड करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि एक फैमिली की तरह रहते हैं। जितना भी हमने पता है ईसीएल का बेस्ट पार्ट क्या है, एक फैमिली बन जाती है। ईसीएल में ना सब लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, आप 15 दिन में सबके साथ ऐसे बॉन्ड बना लेते हो ना, आप लाइफ टाइम फिर कनेक्ट हो जाते हो। आप ये नहीं है कि ईसीएल खत्म हुआ आप नहीं जान रहे, आप सबसे बात होती है। जितने भी आप कोई भी बोलोगे, आप बोलोगे एल्विश यादव, उनसे भी बात होती है। क्योंकि यार बॉन्ड सबके ऐसे बन गए ना, सब भाईचारे वाला सीन हो गया। हर्ष बेनीवाला भैया हम बात करते रहते, कभी कुछ एडवाइस लेना हो तो मैं पुष्कर भैया, हर्ष भैया सब डायरेक्ट कॉल करता हूँ कि भैया मेरे को ये जानना है या ये दिक्कत आ रही है। खुद से अनफ्रंट वो बताते हैं कि भाई तू ऐसा कर, ये कर। तो ईसीएल ना भाई रिश्ते बनाता है, सबसे बेस्ट ईसीएल की ये सबसे बड़ी खासियत है। एंड आपने शो भी किया है हर्ष बेनीवाल, पूरव झा, जिसमें आपको बोल रहे थे, तो आप बताओगे कि ये पूरव झा तो अभी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए हैं, लेकिन फेमस से पहले कैसे थे पूरव झा? यार पूरव भाई अगर उसको एक शब्द में बोलूँ ना, सबसे बड़ा बकचोद आदमी। और वो इतना मस्त आदमी है ना, अगर आप पूरी ट्रैवल ट्रिप पे जा रहे हो ना, आपकी 10 दिन की ट्रिप है, आप फ़ोन मत ले जाओ, स्पीकर मत ले जाओ, कुछ भी मत ले जाओ, पूरव को ले जाओ। पूरव वो पर्सनैलिटी है, आपको कभी बोर ही नहीं होने देगा। इतना मस्त मोला, इतना फ़नी पर्सनैलिटी है ना भाई। वही उसकी वीडियोज़, आप कभी उसकी वीडियोज़ में नोटिस करना, सबसे की एलिमेंट उसकी वीडियोज़ में क्या है, वो बहुत ना खुश होके वीडियो बनाता है। आपको कभी नहीं दिखेगा कि यार उसके फेस पे सीरियसनेस है या कॉन्शियस हो रहा है या कैमरा कॉन्शियसनेस है। हँसमुख है भाई, इतना हँसाता है, इतना हँसाता है, बकचोद है। वो सेम टाइम पे ना भाई बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है वो। मतलब उसमें ना समझ है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। वो बहुत सही गाइड भी करता है। उसने मेरे को एक चीज़ हमेशा सिखाई थी, मतलब पूरव भैया से मेरी बहुत कम बात हुई है, बट पूरव भाई ने एक चीज़ मेरे को सिखाई थी कि अगर तेरे को लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, तो अपने एनवायरनमेंट पे ध्यान दे। तेरी जैसी संगति होगी ना, वैसा ही तू बनेगा। अगर तुम अच्छे दोस्तों के बीच में रह रहे हो, अच्छी संगति में रह रहे हो, अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हो, तभी तुम भाई बड़े बन पाओगे। अगर तुम्हें एक बिलियनियर के बीच में खड़ा कर दिया जाए ना, एक साथ मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 महीना, किसी भिखारी को भी एक बिलियनियर के साथ रख दिया जाए ना, तो भिखारी भी महीने का 1-2 लाख कमा लेगा। उस भिखारी और बिलियनियर में क्या फ़र्क है? एक्सपीरियंस और नॉलेज का फ़र्क है ना। तो जब आप ऐसे अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हो ना, तो एक ऑरा लेते हो आप उनसे, उनसे नॉलेज लेते हो, एक्सपीरियंस लेते हो। तो भाई मेरा तो यही मानना है कि अगर आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में हो ना, एनवायरनमेंट आपका कुछ भी हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपका सोशल मीडिया हो सकता है, जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो, वो आपका एनवायरनमेंट हो सकता है। बस अच्छे एनवायरनमेंट में रहो। सिर्फ़ एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको सक्सेस के रास्ते पे ले जाएगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, रातों रात आपकी लाइफ़ ना यू टर्न आउट हो जाएँगी। एंड पूरव को लोग एआई वगैरह भी बोलते हैं। वो है एआई भाई, वो मशीन है, एआई नहीं है, वो मशीन है। उसके अंदर कुछ भी डालो वो निकाल के देगा, वो ऐसा बंदा है। बोल तो रहा हूँ फ़नी पर्सनैलिटी है, उसमें कुछ है ही नहीं यार, कोई टैलेंट मेरे को ऐसा लगता ही नहीं है उसमें ना हो। सोशल मीडिया का अगर परफेक्ट एग्ज़ाम्पल लोगे ना, तो भाई पूरब झा। एंड अगर एल्विश भाई की बात करें, वो ऐसा कोई शो नहीं होता है जिसमें वो जाते हैं और नहीं जाते हैं, जीतते हाँ। हैं। मतलब उनका एक रिकॉर्ड रहा है कि भाई जीत के ही आना है। तो क्या पर्सनैलिटी लगता है, कैसे लगते हैं वो? यार एल्विश ना, देखो लोग बहुत बोलते हैं कि भाई एल्विश की किस्मत या उसका सोशल मीडिया पे सिक्का बहुत सही चला है। भाई चला है, बट आप ये समझो ना, सिक्का 1 बार चलेगा, 2 बार चलेगा, 3 बार चलेगा। आप बैक टू बैक रियलिटी शोज़ जीत रहे हो, आप जहाँ भी जा रहे हो, आप जीत रहे हो। आप क्यों जीत रहे हो? क्योंकि आपने अपना मतलब जो फैन बेस है ऐसा बिल्ड कर लिया ना, लोग भी आपको प्यार करते हैं, लोग भी आपके लिए दुआ करते हैं कि यार ये बंदा जीते। तो भाई दुआओं में भी बहुत पावर होती है। उस बंदे ने वो रिस्पेक्ट, वो हर चीज़ ना कमाई है। आज एल्विश ऐसी पर्सनैलिटी है, वो एक स्टोरी भी लगा देगा ना, तो हज़ार लोग अभी खड़े हो जाएँगे। तो वो चीज़ बनानी आसान नहीं है, चाहे वो उसने बिग बॉस से बनाई हो, चाहे उसने यूट्यूब से बनाई हो, वो उसने बनाई है, उसमें कुछ टैलेंट है, तभी वो बैक टू बैक शो जीत रहा है। और भाई बहुत सही आदमी है वो। एंड अगर मैं बात करूं, ईसीएल में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी हुई है। अभी हुँ। रजत दलाल पे कंट्रोवर्सी हुई थी। तो आप ये सारे कंट्रोवर्सीज के क्या बोलोगे कि क्यों होती है? मतलब ये ऐसे पीआर स्टंट होता है कि सही में होती है? यार पीआर स्टंट भी आप बोल सकते हो। देखो हर इंसान की अलग पर्सनैलिटी है, कुछ पीआर के लिए करते हैं, कुछ रियल भी होती है। अब जैसे दिग्विजय और अभी बीच में रजत की हुई थी, वो रियल थी, वो सच्ची में उनकी लड़ाई हुई, वो आपस में जा रहे थे, टकरा गए, उनका मनमुटाव हुआ और लड़ाई हो गई। अब सेम टाइम पे मैं बोलूँ तो मेरी एल्विश के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी पूरे ईसीएल में, और वो मतलब रील ऐसी वायरल हुई थी कि मेरा एक टाइम पे मेरे को अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना पड़ गया था,
क्योंकि लोग इतने हेट कमेंट दे रहे हैं, ये तेरा बाप एल्विश ये वो, क्योंकि है उसकी भाई आर्मी। मैंने सिर्फ इतना बोल दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंटेंशनली नॉन इंटेंशनली बोला था। पूछा गया था कि आपका अगला मैच मतलब एल्विश से है तो आप कुछ कहना चाहेंगे, तो मैंने गलती से बोल दिया या मतलब ऑन द फ्लो बोल दिया कि भाई कौन एल्विश। तो उसके बाद जो हेट्रेड मिला, बट भाई बाकी चीज़ें नॉर्मल थी। एल्विश ऐसा ह्यूमन बहुत सही इंसान है। मैंने उसको बोला कि भैया मैंने ऐसे बोला था, सॉरी। उसने बोला खुद चिल मार, क्या दिक्कत है, बोल दिया बात खत्म। तो भाई एज अ पर्सन वो बहुत सही है। और बात रही कि लोग फेक करते हैं या कैसे क्या करते हैं, भाई हर इंसान अलग होता है। कुछ पीआर के लिए करते हैं, कुछ रियलिटी में भी करते हैं, कुछ लड़ाइयाँ इंटेंशनली होती है, कुछ नॉन इंटेंशनली हो जाती हैं, तो सबका रहता है वो। एंड अदनान 07 काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे, ये एजाज खान के लिए कंट्रोवर्सी हुई कंट्रोवर्सी थी। की बात। तो आप ये बताओगे कि ऐसा आप रहे भी हो, आपको कैसे लगता है, मतलब अदनान भाई हाँ मस्त है यार। उससे ना देखो, क्योंकि हमारे मतलब कल्चर में बहुत ये होता है हिंदू मुस्लिम वाला सीन, तो ज़्यादातर ना हम एज अ हिंदू मैं बोलता हूँ कि हम कतराते हैं मुस्लिम दोस्त बनाने से। बट अदनान ऐसा बंदा है जो आपको ना अपनेपन की वाइब देगा। मतलब वो बंदा ऐसा था, मैंने किसी भी ईसीएल में किसी भी मतलब बड़े बंदे जैसे फुकरा भाई, एल्विश या अदनान, कोई भी हो, मैंने किसी को नहीं देखा कि वो आपके रूम में खुद आके बैठ रहा है। वो हमारे साथ आता था, हर बार मीटिंग में सबसे पहले आएगा, बात करेगा, खुद से कॉल करके हमें बुलाएगा कि आजा निखिल, बैठ रहे रूम में, बकचोदी करेंगे, मस्ती करेंगे। भाई अदनान बहुत बढ़िया आदमी है, उसमें ईगो नहीं है। सबसे बड़ी क्वालिटी उसमें ये, ज़ीरो ईगो है उसको। मतलब उसके 12-13 मिलियन इंस्टाग्राम पे, उसको लगता ही नहीं है मेरे 12-13 मिलियन है। इतना नॉन ईगो बंदा है वो, बहुत चिल बंदा है और बहुत सही गाइड करता है। अदनान भाई से मेरी 1 महीने पहले भी बात हो रही थी, तो हम एक शो के रिगार्डिंग की बात कर रहे थे कि मैं खुद का शो बनाना चाहता हूँ, तो क्या फॉर्मेट है। तो उन्होंने उस चीज़ के लिए भी मेरे को पूरा 1.5 घंटा गाइड किया। आप सोचो, इतना बड़ा बंदा अगर 1.5 घंटा आपसे कॉल पे बात कर रहा है, तो ईगो नहीं है ना भाई उसमें, तो ये छोटी बात तो है नहीं। तो अदनान में नहीं है भाई, बहुत सही पर्सनैलिटी। एंड फैजू का भाई होना अदनान को इन्फ्लुएंस नहीं किया मैं उसने? तभी तो बोला ना, जब हम लवेंचर पे गए, मैं सबसे ज़्यादा फैज़ू भाई से क्यों कनेक्ट हुआ, क्योंकि अदनान भाई को मैं पहले से जानता था। और मैंने बोला यार, अदनान भैया से 2 दिन पहले ही मेरी बात हुई थी और मैंने बोला भी था भैया लवेंचर शो पे जा रहा हूँ, तो अगर आपको कुछ है, आपने जैसे बिग बॉस करा तो मेरे को कुछ आइडिया वाइडिया दो। तो उसने ये नहीं बताया मेरे को कि फैज़ू जा रहा है, बट उसने मेरे को गाइड किया कि ऐसे ऐसे करिए करियो, और वहाँ जाके मेरे को क्लिक हुआ यार फैज़ू भाई आए हैं। तो वहाँ वो चीज़ और ना फेमिलियर लगने लग गई कि चल यार, कोई मैं तो किसी को अपना है। अपना है, भले ही मैं उनको जानता नहीं हूँ, कभी मेरी उनसे बात नहीं हुई, बट वो एक अपनेपन का एहसास था। एंड आप ये बताओ कि रियल फ्रेंड्स हैं इस इंडस्ट्री में? एज इन आपके जो उठते बैठते हो जिनके साथ, कोई अच्छे दोस्त हैं, मतलब रियल रहते हो कि शो के लिए ही दोस्ती है? नहीं यार, ऐसा नहीं होता। आप जब किसी भी रियलिटी शो पे जाते हो, आपके बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं, आपके बहुत अच्छे दुश्मन भी बनते हैं। ये यही खासियत है एक रियलिटी शो की। अब जैसे लवेंचर पे जब हम गए थे, तो हमारे बहुत दोस्त भी बने हैं, दुश्मन तो खैर कोई नहीं बना, बट कुछ ऐसे अच्छे दोस्त बनते हैं जो लाइफ टाइम आपके साथ रहते हैं। तो ये बेस्ट पार्ट है भाई रियलिटी शो का। मेरे तो काफ़ी दोस्त हैं, मतलब इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट, अगर क्रिएटर लाइन में बोलोगे, मैं ऑलमोस्ट सबको जानता हूँ। एल्विश भाई, फुकरा भाई, ये तुम्हारे ट्रेडिंग वाले ले लो, कोई कोई भी ले लो, मैं ऑलमोस्ट सबको जानता हूँ। सबसे अच्छे बॉन्ड है, बात होती है मेरी सबसे रेगुलर बेसिस पे। मतलब चाहे किसी इवेंट से रिलेटेड हो जाए, कुछ अपने पर्सनल काम से हो जाए, या कुछ शोज़ में जाना होता है, या कोई ईसीएल होता है, कुछ भी होता है, बात हमारी होती रहती है। आप अपने आप को बिग बॉस में देखते हो? अब मैंने एक ये बात, एक मतलब मेरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही था, उसमें मैंने बोला भी था, आज मेरी एक क्लिप काट लेना, अगले 3 साल के अंदर मैं आपको बिग बॉस में मिलूँगा, ये मेरा चैलेंज है। ये मैं अपने कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ बात, क्योंकि भाई मैंने उस चीज़ पे अपने काम किया है, मेरे को पता है कि वहाँ तक जाने का रास्ता क्या है। मैं 3 साल में अपना फेम इतना बड़ा कर लूँगा कि बिग बॉस, मतलब भाई देखो, बिग बॉस का क्या होता है ना, बिग बॉस के लिए बेसिकली कास्टिंग होती है, बट आपको बिग बॉस के लायक बनना पड़ता है। बिग बॉस आपको खुद से अप्रोच करता है, तो आपको वो स्टैंडर्ड मीट करना पड़ेगा अगर आपको बिग बॉस में जाना है। तो मेरे को पता है मेरा अभी स्टैंडर्ड क्या है। मैं 1-2 साल के अंदर वो बड़े शोज़ कर जाऊँगा जहाँ मेरे को बिग बॉस का, मेरे को ऐसा लगता है कि खुद से अपॉइंट करेगी बिग बॉस कि आप करो बिग बॉस, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी है। बस मेरे को अभी एक क्लिक वो चाहिए, जो मेरी पर्सनैलिटी है ना भाई। देखो लवेंचर पे मैंने अभी रियल पर्सनैलिटी नहीं दिखाई, मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ, क्योंकि लवेंचर पे ना वो सिचुएशन ज़्यादा नहीं आई जहाँ आपने लड़ाइयाँ करी हो, क्योंकि बहुत ना लव पर्सनैलिटी वाले लोग आए थे, सबने प्यार दिया लवेंचर पे। अभी लोगों ने वो बिच साइड नहीं देखी कि निखिल एग्जैक्टली में जेरी की वो पर्सनैलिटी है क्या।
जब लोगों को वो एक बड़े रियलिटी शो के थ्रू दिखेगी ना, जिसको आप बोलते हैं रोडी, स्प्लिट्सविला, आप किसी को भी बोल लो, अब तो राइज एंड फॉल इतना है। जब आपको दिखेगी ना किसी भी एक रियलिटी शो पे, तो कोई भी रियलिटी शो उस बंदे को उठाना चाहेगा जो टीआरपी ला के दे रहा है। और मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी हूँ जो पूरा कंटेंट के मतलब कैमरा उसी के अराउंड घूमेगा। अगर मैं किसी शो पे जा रहा हूँ ना, मैं कुछ नहीं करूँगा, कंटेंट अपने आप ही निकलेगा, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी वैसी है। आप मेरे से चैलेंजेस कर लो, आप किसी भी चीज़ में कर लो, आप हारोगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस बोलता है। मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मुझे पता है ना मैं क्या हूँ, मैंने किस चीज़ पे मेहनत करी है। एंड आपको क्या लगता है आपका सबसे बिगेस्ट फियर क्या है? यार एज इन तो बिगेस्ट फियर कुछ नहीं है, बट सबकी लाइफ में बिगेस्ट फियर ये होना चाहिए, माँ बाप को खोने का डर। और मैं यही बात बोलता हूँ कि भाई जब तक आपके पास ज़िंदगी है, जब तक आपके पास लाइफ है, इस फेज़ में तो स्पेशली लड़कियों के पीछे मत भागो, अपने माँ बाप के लिए भागो, उनकी अच्छी लाइफ दो उनको, उनके लिए पैसा कमाओ, जो करना है भाई अभी माँ बाप के लिए करो। क्योंकि जिन्होंने तुम्हें जन्म दे के पैदा किया, तुम्हें इस काबिल बनाया, अगर तुम उसके लिए ही नहीं कर पाए तो भाई थू है तुम्हारी ज़िंदगी में, मुझे तो ऐसा लगता है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा फ़ियर यही है माँ बाप को खोने का। तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई इस धरती पे कोई भी इंसान आया तो वो जाएगा। अगर मैं ज़िंदा रहते हुए अपनी माँ-बाप को बेस्ट लाइफ़ दे सकूँ, उन्हें वर्ल्ड टूर करा सकूँ, उन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ दे सकूँ, सब चीज़ मैं जो सोचता हूँ अपने माँ-बाप के लिए। मतलब एक ना वो मोमेंट होना चाहिए जब तुम्हारे माँ-बाप तुम्हें देखें ना, तो उनकी छाती ना मतलब चौड़ी हो फूले जाए। ना भैंचो फट जाए कि ये मेरा बेटा है। मतलब वो अंदर तुम में मोटिवेशन सिर्फ़ यही होनी चाहिए कि मेरे को अपने माँ-बाप के लिए करना है। भैंचोद इतना पैसा कमा लूँगा ना कि ज़िंदगी का मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। मतलब तुम उस काबिल बन सको कि तुम बिज़नेस क्लास में अपने माँ-बाप को वर्ल्ड टूर करा सको। भाई इतना पैसा कमाना है बस। इसमें इससे बड़ा मेरा लाइफ़ में कोई गोल नहीं है। कितना पैसा कमा लूँगा ना अपने माँ-बाप को जहाँ चाहूँ, जो चाहूँ। अगर मेरे पापा ये बोल दें ना कि मेरे को भी 1 करोड़ का कुछ चाहिए, तो मेरी इतनी औकात हो कि मैं अभी खड़े-खड़े वो चीज़ खरीद सकूँ। बस अपने आप को इतना काबिल बनाना है। एंड रिलेशनशिप कैसा रहा है आपके डैड के साथ भाई आपका? डैड के साथ मेरा बचपन से ही पता है, मेरे डैड ना बहुत सपोर्टिव रहे हैं। मेरे को किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया हुआ, तो मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया है। बस ये था कि स्टार्टिंग में सबकी होती है यार, फैमिली कंडीशंस अच्छी नहीं होती, तो मेरे एंड से भी ये था कि पता है हमारा ना, जैसे हमारे गाँव में बोला जाता है कि परचून का काम, ग्रोसरी स्टोर, तो वो हमारी स्टार्टिंग से थी। तो उसमें ना इतना ही आपका निकलता है कि आप डेली बेसिस पे खर्चा निकाल सको। तो मैंने आपको बताया कि जब मैं अपना सबसे पहला ना मैं गुड़गाँव शिफ्ट हुआ था 9th क्लास में। 9th के बाद ना मैंने अपनी स्टडी ड्रॉप आउट कर दी थी, और रेगुलर नहीं था मैं स्टडी में, मतलब नॉन अटेंडेंस से मैं अपनी स्टडी कर रहा था। तो मेरे पापा से मैंने बोला कि यार पापा मेरे को कबड्डी खेलना है और मेरे को बाहर जाना है। तो किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि कबड्डी ना एक बहुत कोलेजन स्पोर्ट है जहाँ इंजरी होती है, और वो छोटी एज होती है, आपको बाहर भेजना डर होता है पेरेंट्स का, तो मम्मी मानती नहीं थी। तो पापा कहीं न कहीं कन्विंस हो गए थे, और उनको पता था कि ये इसमें है भाई आग बहुत कि करेगा। तो पापा ने हमेशा से बोला कि तू कर, मैं देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्टिंग में होता है ना कि यार इमोशनली तो इंसान सपोर्ट कर रहा है, बट हुँ। फाइनेंशियली उतना नहीं हो पाता, क्योंकि बाहर रह रहे हो, आपका रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, फिर एकेडमिक फ़ीस, और एक स्पोर्ट्समैन की डाइट होना, जिम होना, हर चीज़ का बहुत खर्चा होता है। तो एक टाइम ऐसा आ गया था ना कि महीने 2 महीने बाद कि वो फाइनेंशियली एक्सपेंसेस में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो फिर मैंने जिम ट्रेनर का काम शुरू किया। बट थ्रू आउट द ऑल जर्नी भाई मेरे जो पापा मेरे को सपोर्ट करते हैं, या मेरी सिस्टर, जो मेरी बड़ी वाली सिस्टर ने स्पेशली मेरे को सपोर्ट किया, वो बहुत क्रेज़ी था। स्टार्टिंग में तो भाई कोई नहीं करता आपको सपोर्ट। जब आप कुछ अपने बेस पे करके दिखा देते हो ना कि यार मैं कर सकता हूँ, मेरे मेरे में एक गुद्दा है भाई, मैं करके दिखाऊँगा। लोगों का बहुत क्वेश्चन आता है ना कि यार मैं, मेरे पेरेंट्स नहीं मानते या मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। भाई क्यों करेगा कोई सपोर्ट तुम्हें? तुम कौन हो? खुद से पूछो ना पहले। क्या तुमने अपने कभी माँ-बाप को ये बोला? सिर्फ़ इतना जाके बोल देते हो कि यार मेरे को ये अचीव करना है या मुझे ये करना है। भाई रोड मैप दो कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, ऐसे-ऐसे अचीव करना चाहता हूँ, इतने टाइम फ्रेम में अचीव करना चाहता हूँ। अगर मैं इस टाइम फ्रेम में अचीव नहीं करूँगा, जो आप बोलोगे मैं करूँगा। अगर आप में वो कॉन्फिडेंस है ना बोलने का, और आप सही से प्रेज़ेंट करके अपने मम्मी-पापा के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने वो बोल सकते हो, तो भाई किसी के पेरेंट्स नहीं होंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर तब भी नहीं करते ना, तो भाई ज़िद्दी बन जाओ। मैं यही बोलता हूँ, ज़िद ही आपकी एक ऐसा की एलिमेंट होगा जो आपको बड़े लेवल पे ले जाएगा। क्योंकि अगर आप अपने उस टाइम पे भी पेरेंट्स की सुनोगे ना, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्योंकि पेरेंट्स भी यार एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आए हैं, वो आज की चीज़ों को नहीं हुँ। देख रहे। वो उसी बैकग्राउंड से आए हैं जहाँ पे वो गुलामी वाला माइंडसेट था कि यार जॉब कर लो, पढ़ाई कर लो, कमा लो, बस खत्म, घर पाल लो। आपको बड़ा करना है तो भाई सोच और औकात बड़ी रखनी पड़ेगी। हुँ। बड़ा हासिल करने का सिर्फ़ एक ही लो है, और कुछ नहीं है। बड़ा सपना देखो, औकात बड़ी रखो, ज़िद्दी बन जाओ, पागलपन रखो और कंसिस्टेंट रहो।
अगर आपको सक्सेसफुल होना है, इसके बाद आपको सक्सेसफुल होने से भगवान भी नहीं रोक सकता। ये मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ। आप बस एक बना लो कि मेरे को इतने टाइम में अचीव करना है। बस आप दिन रात उसके बारे में सोचो, बस सोचने लग जाओ, अपने आप चीज़ें आपके सामने होनी शुरू हो जाएंगी। आप महीने का कितना कमाते हो? यार ये तो बड़ा अलग क्वेश्चन है, बट फिर भी बता ही देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं बताते। ऑन एन एवरेज अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ, भाई मेरा मल्टीपल इनकम सोर्स है। ऑन एन एवरेज यूट्यूब मैं अभी कर नहीं रहा, फेसबुक भी मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं सिर्फ इंस्टा ही करता हूँ। तो इंस्टा से भी 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख मेरा निकल जाता है आराम से। इससे ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम होता है, वो फ्लक्चुएट है। बाकी जो अपने बिजनेस से अर्निंग होती है वो अलग है। भाई देखो, अगर किसी को कमाना है ना सोशल मीडिया के थ्रू, अगर आप एक अच्छी ब्रांड बना के बेचते हो और सोशल मीडिया को आप मतलब सोशल मीडिया को सही से लेते हो, आप अच्छे से अपना डिसिप्लिन में काम कर रहे हो, पार्ट टाइम भी काम करो और एक अच्छी ब्रांड बनाते हो, सोशल मीडिया को यूज़ करना आता है, तो आप ऑन एन एवरेज मंथली 5 से 10 लाख आराम से कमा सकते हो, बहुत आराम से। और अब आप मेरे को ये बता दो कि कौन सा यूपीएससी है, कौन सी ऐसी डिग्री है, 1% होगा, 1% से ज़्यादा मेरे को ऐसी डिग्रीज गिनवा दो जिसमें आपको ऐसी जॉब्स मिलती हूँ जहाँ पे आप महीने का 5 लाख कमा सको। ये तो मैं आपको बहुत बिगनर फेज में बता रहा हूँ भाई। जिस दिन आप बड़े लेवल पे यूट्यूब करना शुरू करोगे ना, फेसबुक यूट्यूब शुरू करना करोगे, मेरे खुद के दोस्त हैं भाई, 17 लाख फेसबुक से एक महीने की इनकम मेरे सामने विड्रॉ होती है, आप सोचो। तो एक यूट्यूबर की ये पावर है, एक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया की ये पावर है, ये आपको दे सकता है। और ये चीज़ ना हमें समझने से पहले हमारे पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि सिर्फ पढ़ाई कुछ नहीं है भाई, पढ़ाई डिग्री लेके कुछ नहीं होगा। आप इतना पैसा यार लाखों करोड़ों आप स्टडी पे लगा देते हो, इन रिटर्न आपको क्या मिलता है? महीने की 30-40 हज़ार, 50 हज़ार, लाख लाख रुपए की जॉब। कुछ ही होंगे जो 10 लाख रुपए कमा रहे होंगे, रेयर टू रेयरेस्ट। आप लाख रुपए महीना भी कमा रहे हो, वो भी बहुत कम लोग कमा पाते हैं। और आपने इन्वेस्ट कितना किया आप ये तो देखो। आप यूट्यूब पे क्या इन्वेस्ट कर रहे हो? कैमरा, एक फ़ोन, बेसिक फ़ोन सबके पास होता है। कैमरा आप जब अच्छे लेवल पे होते हो आप तब लाते हो। कितना खर्चा आएगा? चलो मैं बेयर मिनिमम 1 लाख मान लेता हूँ। 1 लाख तो बहुत बड़ा शब्द बता रहा हूँ। 1 लाख भी आपने इन्वेस्ट किया ना, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज। आपको ज़ीरो नॉलेज है ना सोशल मीडिया की। आप अगर बस एक वो होता है ना दृढ़ निश्चय के साथ आते हो कि भाई मेरे को वायरल होना है सोशल मीडिया में, हो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कैसे होऊँगा, कुछ नहीं पता ना। आप 2 साल दे दो, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, 2 साल के बाद ना आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप लाख प्लस महीना कमाओगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। चैलेंज है ये मेरा। लाख तो मैं एवरेज बता रहा हूँ, बेयर मिनिमम बता रहा हूँ आपको। जब आप लुकआउट करोगे ना, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 महीने में ही 1-1 करोड़ साल का भी कमा लेते हैं सोशल मीडिया से। तो किस्मत का भी है, फिर आप कैसे एनवायरनमेंट में रह के सीख रहे हो। अब मानो मैं अब अपने घर से सीख रहा हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा स्लो प्रोसेस हो जाएगा। अब मैं किसी ऐसे के बीच में जाके सीख रहा हूँ जो क्रिएटर इंडस्ट्री है, जैसे अब दिल्ली है, हब है, वहाँ पे जाओ, आप बहुत जल्दी सीखोगे। तो आपके लिए कमाना भी उतना जल्दी आसान होगा जितना जल्दी आप सीखोगे। तो बस वही रूल है कमाने का, और क्या। आपने सबसे महंगी चीज़ क्या ली है? यार महंगी चीज़ देखो, मेरे को ऐसा सो कॉल्ड कोई शौक नहीं है कि मेरे को गाड़ी खरीदनी है या ये खरीदना है। बट हाँ, महंगे में मैं एक बोल सकता हूँ कि हमने अपना घर बनाया है, सबसे महंगा। मतलब उससे महंगा, या मतलब एक प्राउड मोमेंट मेरे लिए वो है। तो मेरा एक सप्लीमेंट का बिज़नेस था, उसकी इन्वेस्टमेंट या उसकी कमाई से मैंने वो घर बनाया था। हमारा उसमें 30 से 40 लाख लग गया था। तो पूरा घर वो मैंने वहाँ से बनाया है, 40 लाख का घर 40 बनाया। लाख का घर। तो बस वही एक प्राउड मोमेंट है कि हाँ भाई, अपने बेस पे कुछ अचीव किया है। एंड आपके लिए सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? सक्सेस यार मेरे लिए अगर रियल टर्म्स में बोलोगे तो हैप्पीनेस है। जिस काम को करके आपको खुशी मिलती है ना, साथ-साथ वो तो बेसिक नेसेसिटी है कि यार आपके पास इतना पैसा है कि आप अपना सर्वाइवल और डिज़ायर्स मेक श्योर कर सको। अगर आपके पास सर्वाइवल इंस्टिंक्ट मेक श्योर हो गई और आप खुश हो ना अपने काम में, तो आप सक्सेसफुल हो और आपके माँ-बाप, आपकी फैमिली आपसे खुश है। बस ये रियल सक्सेस का मीनिंग मेरे लिए है। सबके लिए अलग है यार, किसी के लिए गाड़ी सक्सेस है, किसी के लिए कुछ है, वो भाई मटेरियलिस्टिक है। मेरे लिए सक्सेस का मतलब मटेरियलिस्टिक नहीं है कि मेरे को ये मिल जाए तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा। भाई वो ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगी। आप आज एक गाड़ी ले लोगे, कल आपका मन होगा एक बंगलो खड़े करने का, फिर आप सोचोगे यार मैं रोलेक्स की घड़ी ले लूँ, मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ, तो आप कभी खुशी नहीं हो पाओगे। बट जब आप ये चीज़ को समझ जाओगे ना कि यार खुशियाँ मिलती है रिश्तों से, अच्छे रिश्तों से। मतलब प्यार जब तक आप नहीं कमाओगे ना, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो या आपकी माँ हो या आपके पापा हो या आपके दोस्त हो, जब आपने ऐसे अच्छे रिश्ते कमा लिए ना तो आप सक्सेसफुल हो। बट पैसा साइड बाय साइड वो ज़रूरी है, वो सर्वाइवल है। उसको रखते हुए अगर आप ये सब चीज़ें कमा सकते हो ना, तो आप सक्सेसफुल हो। तो आपने काफ़ी ज़्यादा रूमर सुने होंगे अपने बारे में। ये तो यार
हर एक के साथ रहता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुत लोग कुछ कुछ बोलते हैं, उसके लिए मैं कुछ किसी को जज भी नहीं करता। आपको लगता है कि कोई रूमर ट्रू भी है? नहीं यार, मतलब लगता भी है, नहीं भी लगता, बट इस टॉपिक पे मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि बहुत ना अनबायस वाला टॉपिक है ये। किसी को, अब जैसे कुछ लोग इस बारे में बोलते हैं कि भाई आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपने ये किया, आप वो किया, तो अब मैं उसके नज़रिए से देखूंगा तो मुझे सही भी लगेगा, बट मैं अपने नज़रिए से देखूंगा मुझे गलत लगेगा। तो इस चीज़ के लिए मैं कभी स्टेटमेंट नहीं देता कि सही है गलत है क्या है। एंड आपका ड्रीम कोलैब क्या होगा? किसके साथ कोलैब करना चाहते हैं? कोई सेलिब्रिटी हो जिसके साथ आप कोलैब करना चाहो? भाई संदीप महेश्वरी, मतलब मेरे को मिलना है, कोलैब होना हो, बट वो आप मिलने वाला। मैनिफेस्ट कर रहे हो आज, तो हो सकता है हो नहीं, जाए। वो तो मैनिफेस्ट क्या, वो तो मेरे को पता है मैं इजीली मिल सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मिल पाऊंगा, वो तो इतना तो मैं अभी लाइफ में इतना अचीव कर चुका हूँ कि उनसे मैं मिल सकूँ, बट अभी अच्छे लेवल पे अचीव करना है ना भाई। एंड आपको क्या लगता है कि आपके जो फैंस हैं वो आपको कैसे देखते हैं, कि उनके लिए निखिल क्या है? यार मेरे फैंस ना मेरे को अभी निखिल की पर्सनैलिटी को एग्जैक्टली वो जान ही नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे देखा है या फिर किसी रियलिटी शो में देखा है, वहाँ ना थोड़ी सी अलग पर्सनैलिटी होती है, तो वहाँ मेरे को लोग जेरी की पर्सनैलिटी से जानते हैं। ये क्या है जेरी? जेरी बेसिकली मेरा प्रोफाइल नेम है, मिरेकल जेरी। तो वहाँ से बस एक जर्नी की शुरुआत हुई थी, तो वहाँ से लोगों ने ही फिर एक अपने आप नाम दे दिया, जेरी जेरी जेरी। तो लोग मेरे को अभी भी जितने भी मिलते हैं, कोई मेरे को निखिल के नाम से नहीं जानता, सब मेरे को जेरी के नाम से जानते हैं। तो वो एक मिस्ट्री भी है, और मैं आने वाले टाइम में उसको रिवील भी करूँगा कि एग्जैक्टली जेरी है क्या। और जेरी ही एक ऐसी टर्म है जिसकी वजह से मैं वायरल हो रहा हूँ या लोग मेरे को प्यार कर रहे हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ बहुत हेल्प करने वाली है मेरे को। ये क्या न्यूमरोलॉजी से कुछ रिलेटेड है नहीं, जेरी? बोल भी सकते हो न्यूमरोलॉजी से मतलब रिलेटेड है, बट यार मेरे को ना, आप जैसे आप जेरी वर्ड सुनते हो तो बहुत प्लीजेंट लगता है मेरे को, मतलब अच्छा लगता है यार। बस होता है ना, कई बार आप कुछ प्लान नहीं करते, वो अनप्लान चीजें हो जाती है, लोगों ने वो नाम दिया ना मेरे को, तो लोगों का वो प्यार है, मुझे ऐसा लगता है। तो कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, मेरा पहले प्रोफाइल नेम कुछ था, लोगों ने जेरी अपने आप ही बोलना शुरू किया। तो अगर वो लोग मुझे जेरी के नाम से जान रहे हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं, तो वो क्यों ना मैं उसको अच्छे से, मतलब ग्रेटफुली लूँ। फिर आप देखोगे ईसेल में भी मुझे जेरी के नाम से जानते हैं, रियलिटी शोज में भी जेरी के नाम से जानते हैं, हर बंदा मेरे को जेरी के नाम से जानता है। तो वो लोगों का प्यार है भाई, और शायद वो प्यार ही है जिस वजह से आज अगर थोड़ा बहुत भी हमने कुछ अचीव किया, तो वो लोगों की वजह से है। अगर वो हमें इतना प्यार नहीं देते, ना हमें कोई शो मिलता, ना हमारी कोई वीडियोस देखता। तो सब चीज़ कहीं ना कहीं रिलेट हम आपस में ही करते हैं ना, एक दूसरे से ही हमारा सबसे फ्यूचर बनता है। तो यही बोलता हूँ भाई, सोशल मीडिया करो। मैं तो बस बार बार आपको पूरे पॉडकास्ट में भी आप यही सुनोगे कि यार मतलब सोशल मीडिया करो, क्योंकि मैं जानता हूँ ना भाई, उसने मेरी लाइफ बदली है। तो सोशल मीडिया करो, मत पढ़ो यूपीएससी इन सब के चक्करों में। आप उस डायरेक्शन में भाग रहे हो जहाँ पे 2 लाख लोग भाग रहे हैं, बट आपको पता है जीतेंगे सिर्फ 20 ही लोग। मतलब आप समझ रहे हो, 1 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख लोग एंड में आके सिर्फ रिग्रेट करेंगे कि मैंने क्यों किया, या उनको सक्सेसफुल नहीं होंगे वो, उन्हें मतलब रिग्रेट के अलावा और कुछ मिलेगा ही नहीं। एज अ पर्सन आप बहुत कुछ सीखोगे, आप पेशेंस सीखोगे, सब्र सीखोगे, बहुत कुछ सीखोगे, बट आप गवा कितना कुछ चुके होगे, आपने कितना इन्वेस्ट किया, अपना टाइम भी, आपकी मनी भी। तो क्यों ऐसी फील्ड में भागना ना भाई, जिसमें कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत रेयर है। आप खुद की अपनी एक नई फील्ड बनाओ ना, जहाँ आप खुद क्रिएटिव माइंड से कुछ नया बना रहे हो। मानो मैं एक मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूँ जो सिर्फ मेरे पास मिलेगा, मार्केट में उसकी नीड है, तो क्या कोई आपको चाहिए वो प्रोडक्ट, या 100 बंदे को चाहिए, वो कहाँ आएगा? मेरे पास आएगा ना, क्योंकि मेरे पास ही वो प्रोडक्ट है। अब किसी और को बेचने के लिए भी चाहिए होगा तो मेरे पास आएगा खरीदने के लिए। तो सब चीज़ की शुरुआत मेरे से होएगी, मेरे से होके जाएगी। एक रास्ता मैं खुद बना रहा हूँ जो मेरे से होके जा रहा है। एक रास्ते पे आप चल रहे हो जिस पे पता नहीं पूरी दुनिया चल रही है। तो मैं ऐसे रास्ते को बिलीव नहीं करता। एंड अगर मैं बात करूं तो आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई है, जैसे प्रैंक्स के ऊपर हो गई या स्ट्रीट चैलेंजेस के ऊपर हो गई। तो आपने कभी फिटनेस में भी आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, मैंने देखा है आपका फिटनेस जो भी शोज़ में हो गया, या आप शर्ट जब खोलते हो शर्टलेस भी, तो आप ये बताओगे कि ये सब पे वीडियोस क्यों नहीं बनाया आपने? क्योंकि मेरे को लगता है कि कभी कभार ऐसा होता है इंस्टाग्राम पे कि ये सारी जो वीडियोस होती हैं वो लोग देखते में याद नहीं रखते हैं। जैसे मैंने आपकी वीडियो बहुत बार देखी है, लेकिन मुझे याद नहीं था कभी। याद ना, मैं आपको बताता हूँ लोगों को कब था कि वो एक जेरी है।
जब मैं शर्टलेस वीडियो बनाता था तो लोग ना इस चीज़ से पहचानते थे कि यार आप वही हो ना कि आप जो बॉडी वाली या शर्टलेस वीडियो बनाते हो। तो एक ना यूजीसी बन जाती है आपकी कि फॉर एग्जांपल कोई कुकिंग वीडियो बनाता है, अरे आप वही हो ना जो कुकिंग वाली वीडियो बनाते हो। तो जब आप मिक्स काइंड ऑफ कंटेंट बनाते हो ना तो लोग आपको याद नहीं रख पाते। हम्म। अगर आप एक नीश को पकड़ के काम करोगे तो लोग इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये बंदा वो कंटेंट बनाता है। तो आपने सही क्वेश्चन किया कि आप फिटनेस इंडस्ट्री में क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि भाई देखो मेरा ना क्लियर था स्टार्टिंग से, और इन चीज़ों को लेके मेरे में कहीं ना कहीं सेंसिबिलिटी थी कि मुझे ऐसा काम करना है जो थोड़ा नया हो, यूनिक हो। इसलिए मैंने ना शर्टलेस कंटेंट रिएक्शन फॉर्म में क्यों लाया। आज तक इंडिया में, आज तक वर्ल्ड में ये कंटेंट किसी ने नहीं किया। मतलब आप देखते हो ना जो एक मूवी का प्रॉपर शूट होता है उसको एक्शन पैक बोलते हैं प्रॉपर। वो एक्शन पैक एज इट इज़ रियलिटी में हम स्ट्रीट पे ला के दिखाया हमने फिटनेस के फॉर्म में। मेरा पहले मैं आपको बताता हूँ मेरी स्टार्ट जर्नी कहाँ से हुई। सोशल मीडिया पे आना था तो मैंने पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करा यार मैं कंटेंट बनाता हूँ तो नीश आइडेंटिफाई करता हूँ क्या बनाऊँगा। तो वहाँ से पहले समझ आया यार मेरी स्ट्रेंथ है फिटनेस, क्योंकि बचपन से फिटनेस पे था, स्पोर्ट्स में था। तो सोचा फिटनेस के अराउंड कुछ बनाते हैं। उससे पहले मैंने एक कंटेंट शुरू किया था, एक मास्क पहन के पंच वाली वीडियोस, वो किसी को फॉलो किया था। तो वहाँ से क्लियर हो गया था कि यार वहाँ से फॉलोअर्स नहीं आ रहे, व्यूज़ इतने नहीं आ रहे। तो ये क्लियर हो गया कि कुछ भी किसी को कॉपी नहीं करूँगा, चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए। तो फिर आइडेंटिफाई करा स्ट्रेंथ मेरा टॉपिक है, स्ट्रेंथ पे कुछ बनाया जाए। फिर अब सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ये आता है कि स्ट्रेंथ पे या फिटनेस फील्ड में ऑलरेडी बहुत लोग बना रहे हैं, तो अब मैं स्टैंड आउट कैसे करूँगा। तो अब वहाँ से फिर जब ये क्वेश्चन उठा ना तो मेरे को समझ आ गया कि यार वो जैसे मैंने आपको बोला ना कि कोई ब्रांड है, अब आप जैसे कोलगेट सुनोगे तो कोलगेट को कोलगेट ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो ऐसे ना बहुत सारे जाने माने नाम थे जो फिटनेस इंडस्ट्री में ऑलरेडी फेमस थे। तो मेरे पास क्वेश्चन ये आता था मैं फिटनेस में नॉलेज वीडियोस बनाऊंगा, तो ऑलरेडी यार इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बैठे, लोग मुझे क्यों सुनेंगे, उनको सुनेंगे। तो कुछ नया किया जाए। तो मैंने कहा बॉडी मेरी अच्छी है, लड़कियों को क्या पसंद है, बॉडी देखना। और लड़कियों में मेरी मतलब था स्टार्टिंग से कि मैं लड़कियों के अराउंड काफ़ी ज़्यादा रहा हूँ, तो मेरी कन्विंसिंग स्किल, लड़कियों को कन्विंस करना, तो मेरा वो था मतलब थोड़ा बहुत फोर्टे। तो मैंने ना इसको मिक्स करके एक नया कंटेंट बनाया। मैंने कहा यार पब्लिक में क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, लड़कियों को शर्टलेस होना, बॉडी देखना पसंद है और मेरे को बॉडी दिखाना पसंद है, तो उसको मिक्स करके कुछ नया बनाया जाए। तो मैंने एक दिन ऐसे ही स्टार्ट कर दिया, पब्लिक में गया, टी-शर्ट उतारी, भाई बड़े तगड़े रिएक्शन आए। तो मेरी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं वीडियो हो गई पहली 1 मिलियन। अब उसके बाद क्या होता है, मिलियन जैसे ही गई अब इंसान का दिमाग चलना शुरू होता है कि इसमें और यूनिक क्या किया जाए। फिर हमने उसमें और एक्शन डाले कि मान लो वो हमें मार रहा है, हम उसको मार रहे हैं। मतलब जैसे मूवीज़ में होता है ना, एक्शन दिखा रहे हैं, कई बार हम सिंपैथी दिखा रहे हैं, कभी हम कुछ मतलब अलग-अलग एलिमेंट्स ला रहे हैं। तो बस वो करते गए, फिर वो वीडियो मेरी वायरल हुई, मतलब ओवरऑल 2500 मिलियन व्यूज़ जो मैं आपको बताया। वहाँ से जर्नी चेंज हो गई। फिर मैंने शर्टलेस वीडियो बनाना कंटिन्यू करा, फिर मैं देखता हूँ मेरे फॉलोअर्स बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। फिर वो शर्टलेस वीडियो इतनी वायरल होती गई, इतनी वायरल होती गई कि आप पूछो मत, क्या वो आग की तरह फैली। फिर क्या हुआ, सब उसको कॉपी करना शुरू हो गए, फिर वो रीच कम हो गई। फिर मेरा दिमाग आया, मैंने कहा अब इस कंटेंट को, एक स्टैग्नेंट पॉइंट आ गया था क्योंकि एक कंटेंट ना एक पर्टिकुलर टाइम तक ही चलता है। अब जैसे अगर इन्फॉर्मेशन में जाओगे वो लाइफ टाइम चलेगा, बट ये इंटरटेनमेंट फील्ड है, ये छोटे टाइम तक ही चलते हैं। तो जितना आप यूटिलाइज़ कर सकते हो कर लो। मैंने उसको उठाया, फिर ईसीएल आ गया, ईसीएल तक मैं अपलोड नहीं कर रहा था, बहुत इनएक्टिव हो गया था। ईसीएल से आया, फिर मैंने नया कंटेंट शुरू किया, जो मैंने राम जी वाली वीडियोस बनाई, वो भी चौथी वीडियो से मेरी वायरल हो गई। वो भी पहली वीडियो 27 मिलियन निकल गई थी। तो बस ऐसी एक क्रिएटिव सोचो कुछ भी अगर आपको सोशल मीडिया पे वायरल होना है। एंड काफ़ी ज़्यादा लड़कों को लड़कियों को अप्रोच करना नहीं आता, एंड आपको काफ़ी अच्छे से आता है। तो आप ये बताओगे कि क्या टिप्स होना चाहिए? यार टिप्स कुछ नहीं है, सिंपल कॉन्फिडेंस। कभी भी पहले ना अपने अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत रखो कि मैं कम अच्छा दिखता हूँ या मैं काला दिखता हूँ या मेरी हाइट छोटी है, ये वो। अगर आप ये आओगे ना, सोचोगे, तो आप खुद सेल्फ डाउट में चले जाओगे। फिर आप किसी को भी अप्रोच नहीं कर पाओगे। अब बेसिक मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप यहाँ पे बैठे हो, आपके सामने एक लड़की खड़ी है, तो हर इंसान का ना एक माइंडसेट पता है क्या होता है, वो अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, यार मेरे से तो ये औकात से बाहर है मेरी। लड़कों में क्या होता है, वो खुद से सोचते हैं यार ये तो मेरी औकात से बाहर है, मैं इसे अप्रोच करूँगा, ये कहीं कुछ बोल ना दे। भाई होता है वो चीज़ें, देखो आप कुछ भी काम करोगे, सक्सेस भी मिलेगा, फेलियर भी मिलेगा, बट अंदर सेल्फ डाउट मत रखो। और सिंपल अगर आपको ट्रिक से अप्लाई करनी है ना, आप किसी भी लड़की के पास जाओ, बहुत प्लीजेंट वे में बात करो। कैसे? कैसे बात करनी है उसकी ना एक स्किल्स होती है, वो भाई बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप उसको सीखोगे ना
तो पूरी रात निकल जाएगी। उसके लिए ना कुछ ओपनिंग मूव्स होते हैं। ओपनिंग मूव्स में भी कैटेगरीज होती है, एक डायरेक्ट मूव्स होते हैं, एक इनडायरेक्ट मूव्स होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैं अप्रोच करता था कंटेंट के लिए तो मेरे पास इनडायरेक्ट मूव था कि हाय आई एम निखिल दिस साइड और मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ एंड आई वुड लाइक टू मेक वीडियो विद यू। तो कुछ गलत नहीं पूछ रहा ना, तो हाँ करेगी तो ठीक है, ना करेगी तो भी ठीक है। अब मैंने 100 से पूछा, 2 तो हाँ करेगी ना, तो ठीक है। अब शूट कर रहे हैं, फिर बातचीत हो रही है, फिर वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, चीज़ें अपने आप होती है। स्ट्रगल आता है स्टार्टिंग में। अगर आप यूँ बोलते हो ना कि भाई मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ, मेरे को शर्म आती है किसी लड़की से बात करने में, अब मुझे आप ये बताओ निखिल भाई मैं किसी भी लड़की से बात कैसे करूँ? तो सिंपली है भाई, आप किसी लड़की को देख रहे हो, आप उसके पास अब जाने से पहले सेल्फ डाउट मत करो कि भाई मैं ऐसा खराब दिखता हूँ, मैं ये दिखता हूँ, मैं इससे बात कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। आप ये सोचो आप सबसे सुंदर हो यहाँ पे, आप किसी से भी बात कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस फेस पे झलकना चाहिए और वो एक दिन में नहीं आएगा। आपको स्टार्टिंग में फेलियर्स मिलेंगे, आप इसको मान के चलो। आप बस इसको ये समझो प्रैक्टिस की तरह। मैं 100 लड़कियों के पास जाने का या 10 लड़कियों के पास जाके बात करने का सिर्फ टारगेट रखता हूँ। अब वो बात करे ना करे वो उसके ऊपर है। बट स्टार्टिंग में ऐसा करो, कुछ भी बड़े हाई लेवल पे ऐसी बात मत करो जिससे आपकी पिटाई हो सके, ठीक है? बहुत बेसिक हाय, हेलो, नॉर्मल बस इतना बात कर लो। हाय, मतलब मैं यहाँ पे बिल्कुल नया हूँ और मेरे को कुछ नहीं पता, आप रास्ता बता सकते हो। इनडायरेक्ट मूव्स होते हैं भाई ये, जो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट करने की ट्रिक्स होती हैं। आप ये पूछ सकते हो कि यार मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा, आप कैन यू हेल्प अस, कि आप मेरे को रास्ता बता सकते हो, या कोई लोकेशन पूछना वो पूछ सकते हो। या अगर आप क्रिएटर हो तो आप पिच कर सकते हो कि आप मेरे साथ वीडियोस बना सकते हो। आप जिस भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, आप उसको कोई डिलीवरी दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेल्स में हूँ, तो सेल्स की बारे में बात कर सकते हो। कुछ भी ओपनिंग मूव्स मारो, और अगर डिटेल में जाना है तो यूट्यूब पर जाके सर्च करो ओपनिंग मूव्स, हाउ टू टॉक टू अ गर्ल ओपनिंग मूव्स, वो आ जाएगा। आप बेसिकली सीखो, किसी भी लड़की से जाके आप बात करो। दिन का टारगेट रखो, आज मेरे को 2 लड़कियों से बात करना है जाके। डज़न्ट मैटर वो अब बात करती है नहीं करती, बस आपको जाके अप्रोच करना है। आप देखोगे अगर आपने 30 दिन भी रेगुलर किया, 60 इंसान से आप बात कर लोगे। 60 दिन के बाद आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप किसी से भी लड़की से ईज़िली बात कर लोगे। एंड काफ़ी ज़्यादा लड़कों को ये बोलते हैं कि अप्रिसिएट करो जाके लड़की को कि यू आर लुकिंग सो क्यूट। देखो, अगर उसके लिए मैं आपको फिर एक ट्रिक बताता हूँ, हाउ टू विन एन इन्फ्लुएंस एक बुक है, वो पढ़ लो आप। बट फिर वही वाली बात होगी, थ्योरेटिकल नॉलेज ऑन द स्पॉट कुछ काम नहीं आती। उस टाइम आप ब्लैंक हो जाओगे ना, माइंड पे वो हेजिटेशन होगी, समझ रहे हो? प्रेशर में आओगे, तो आप घबराओगे। वो ट्रिक्स काम ही नहीं आएँगी। ये सब चीज़ें बात की हैं। आप पहले शुरू तो करो। लोग परफेक्ट स्टार्ट चाहते हैं ना, वो गलत है। हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल जब आप पढ़ोगे ना, तो बेस्ट बुक है लड़कियां पटाने के लिए। अगर आप लड़की पटाना चाहते हो तो, या किसी को अप्रोच करना चाहते हो, उसमें आपको एग्जैक्टली बताया जाता है कि कैसे आपको सामने वाले को इंपॉर्टेंस फील कराना है, कैसे आपको सामने वाले से बात करनी है, ओपनिंग करनी है, अप्रोच करना है, कैसे आपको सामने वाले को मतलब ऐसा फील कराना है कि आप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, वो आपकी बातों में इंटरेस्ट ले। क्योंकि अगर आप सेल्स में भी काम कर रहे हो तो सामने वाला आपसे बात तभी करेगा जब आप उसको अच्छे से बात करोगे। आप किसी लड़की को भी पटाना चाहते हो, अप्रोच करना चाहते हो, तो वो आपसे बात तभी करेगी जब आपको वो मतलब समझ रहे हो इंटरेस्टिंग आप कम्युनिकेशन करना चाहो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अगर आपको इम्प्रूव करनी है ना, तो हाउ टू विन एन इन्फ्लुएंस बुक पढ़ो, सबसे बेस्ट बुक है। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट में आके? बहुत अच्छा भाई, ऑनेस्टली सेइंग खुद के बारे में भी बहुत चीज़ें पता लगी, जैसे मैंने आपसे शेयर करा। रिमाइंड हुई हैं बहुत चीज़ें जो मैं कभी सोचता भी नहीं था, और आके अच्छा लगा। शायद लोगों को भी कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी या कुछ एंटरटेनमेंट मिलेगा। बस यही है, हम कुछ वैल्यू दे सकते हैं, आप हमें कुछ वैल्यूज़ दे सकते हैं, दैट्स ऑल। और आके थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इनवाइट किया एंड वेरी ग्रेटफुल। शायद वो होता है ना सोशल मीडिया में, हमें भी नहीं पता कहाँ से क्या चीज़ कुछ चल जाए। हो सकता है ये पॉडकास्ट इतना चल जाए कि यहाँ से टर्निंग पॉइंट बन जाए, किसी को कुछ नहीं पता। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, Means इट a वाज lot, ग्रेट हैविंग यू। सेम भाई। अगर आप लोग ने यहाँ तक वीडियो देखा तो ये वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।